हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आओ सुने कहानी चैनल पर। बारिश से भीगी एक रात, लंदन की एक आलीशान हवेली और स्विमिंग पूल के किनारे पड़ी एक लाश। सब कुछ एक हादसा लगता है, लेकिन सच हमेशा चुप नहीं रहता। वो एक वेटर है जो दिखाई नहीं देता, जो सवाल नहीं पूछता, लेकिन हर किसी को पढ़ लेता है। एक ऐसा आदमी जो कभी जासूस था और अब अपराध के बीच खामोशी से खड़ा है। जब अमरी, रिश्ते, जलन और अतीत एक ही छत के नीचे टकराते हैं तो सच को छुपाना नामुमकिन हो जाता है। ये कहानी है एक मर्डर की, ये कहानी है एक टूटे हुए जासूस की, और ये कहानी है उस इनविजिबल वेटर की जो तय कर चुका है ये एक्सीडेंट नहीं था, यह मर्डर था, और अब यह उसका काम है। सुनिए द वेटर, एक सस्पेंस थ्रिलर कहानी जहां हर मुस्कान के पीछे एक राज है और हर खामोशी कुछ कह रही है। नेहा की आवाज ने कार की गहरी खामोशी को चीर दिया। वापस आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वह मर गया है। कौन मर गया हो? सैबल चिल्लाया। क्या? लेकिन उसने फोन काट दिया था। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा, वोल्वो को यू टर्न से निकाला, फिर तेज बारिश में तेजी से गाड़ी चलाई और रिकॉर्ड टाइम में हैम्पस्टेड पहुंच गया। ब्रेक जोर से दबाकर वह मुड़ा, पीछे बेहोश पड़ी अपनी बेटी को एक नजर देखा, फिर अपनी कार की चाबियां माया के हाथों में थमा दी। अंजलि को तुरंत घर ले जाओ। कामिल, तुम मेरे साथ रहना। मैं कार से उतरा और पोर्टिको की पनाह में भागा, जबकि उसने अपनी पत्नी को ड्राइवर की सीट पर बिठाया, उसके हल्के विरोध को नजरअंदाज करते हुए। उसने उसे तेजी से जाते देखा, फिर जानबूझकर मेरी तरफ बढ़ा और अपनी उंगली डोरबेल में घुसा दी, जिससे उसके चेहरे पर पड़ रही बारिश रुक गई। अर्जुन ने सामने का दरवाजा खोला। तुम, उसने कहा। उसकी आंखें गहरी थीं, चेहरा पत्थर जैसा था। मुझे लगा कि पुलिस है। मैंने देखा कि उसकी जैकेट भीगी हुई थी, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था वह बारिश में बाहर क्यों था। क्या हुआ? सैबल ने पूछा, उसे धक्का देते हुए हॉल में। नेहा ने पापा को नीचे पूल में पाया, वह मर चुके हैं। उसने ऊपर आकर तुम्हें फोन करने की जिद की। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वे किसी भी मिनट यहाँ आ सकते हैं। वो हमें लिविंग रूम में ले गया, जहां हमने नेहा को देखा। उसका सिर उसकी बाहों में छिपा था। जैसे ही उसने सैबल को देखा, वो उस पर झपट पड़ी, ऐसे चिपक गई जैसे डूब रही हो। कोई बात नहीं नेहा, सब ठीक है, सैबल ने कहा, लेकिन मैं उसकी आवाज में शक सुन सकता था। बस मुझे बताओ कि क्या हुआ था। राकेश, एक भयानक हादसा। सिसकियों से उसके शब्द दब गए। सैबल ने कंट्रोल किया। मुझे दिखाओ। तारा तारी, मैं उसे दोबारा नहीं देख सकता। अर्जुन प्लीज। नेहा ने अपने सौतेले बेटे की तरफ गिड़गिड़ाते हुए देखा। उसने तेजी से सिर हिलाया और हमें टाइल वाली सीढ़ियों से नीचे तब तक दौड़ाता रहा जब तक हम तेज क्लोरीन वाली नमी में नहीं लिपट गए। फ्लोर पर स्विमिंग पूल के किनारे राकेश शर्मा की बॉडी थी। उसके कपड़े और बाल भीगे हुए थे। अगर उसके सिर के साइड में एक बड़ा छेद ना होता, खून और दिमाग उसकी खोपड़ी के नीचे पानी के गड्ढे में रिसकर सफेद टाइलों पर एक मुश्किल लाल पैटर्न न बना रहे होते, तो शायद वो सो रहा होता। उसका चेहरा शांत था। पिछली बार जब उसने मुझे देखा था तो जो गुस्सा उसे परेशान कर रहा था वो अब गायब हो गया था। एक मिलती जुलती तस्वीर मेरे सामने आ गई। होटल में नंगी लाश, उसकी खोपड़ी भी कुचली हुई थी, लेकिन और भी खून था, बहुत ज्यादा। याद करके मैं कांप गया। नहीं, अब और नहीं। कोई और समय, कोई और दुनिया। मैं एक अलग इंसान था, अब पुलिस ऑफिसर नहीं। मुझे आज से इस शरीर से निपटना था। अतीत को अपनी बारी का इंतजार करना होगा। मेरा मन उस पल की ओर चला गया जब हमने राकेश का खुलासा सुना था। उनके चेहरों पर उलझन, धीमी फुसफुसाहट जो मेरे ड्रिंक्स ट्रे लेकर पास पहुंचने पर बंद हो गई। सुराग मैंने जो कुछ देखा और सुना था उसमें थे। पुलिस आ रही थी, लेकिन मैं यहाँ था। डायनामिक्स को महसूस किया, अंदर का तनाव, हवा में दुश्मनी। मुझे पक्का यकीन था कि नेहा गलत थी। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह मर्डर था, और यह मेरा काम था। मैं वो इनविजिबल वेटर था। चैप्टर 1। 12 घंटे पहले, लंदन, अक्टूबर, शनिवार। मेरे हाथ में चमकता हुआ चाकू लगभग चमक रहा था। मैंने उसे कांटे के पैरेलल रखा, जिससे सफेद डिनर प्लेट बन गई। जैसे ही मैंने नैपकिन को हेलमेट के आकार में मोड़ने की कोशिश की, जो मैं कभी ठीक से नहीं कर पाया, खिड़की से दूसरी तरफ फुटपाथ पर एक औरत को टहलते हुए, दोनों तरफ एक एक बच्चे को हाथ पकड़े हुए देखकर एक पल के लिए मेरी उदासी दूर हो गई।
तीनों ने कैनरी येलो रंग के कपड़े पहने थे और मैचिंग छाते लिए थे। इस ग्रे खराब मौसम वाले दिन में धूप की बूंदें तैर रही थी। सैबल ने मेरी नाकाम हरकतें देखी, अपना मोबाइल स्पीकर पर रखा, मुझसे नैपकिन छीना, बड़ी चतुराई से वाइजर, नाक और खोपड़ी बनाई और फुसफुसाया, 2 महीने हो गए और तुम अभी भी ये नहीं कर सकते कामिल। तुम किस तरह के वेटर हो? मुझे तुम्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए। वो मजाक कर रहा था, लेकिन यह बात अभी भी चुभ रही थी। 3 महीने में 2 नौकरियां खोने की बेइज्जती मैं भी नहीं झेल पाया था। सॉरी, मैंने कहा जब उसके फोन पर आवाज आई। और तुम अपने लोगों को 5 बजे जरूर भेजोगे? मैंने टेबल लगाते हुए बिना सोचे समझे उसकी कॉल सुनी। सड़क पर तैरते हुए गोल्डन ट्रायंगल की एक और झलक पाने की कोशिश कर रही थी। इससे मुझे रेस्टोरेंट के भारी पैटर्न वाले वॉलपेपर, उसके 2 दर्जन तंग बूथ और सैबल की मुस्कुराते हुए सेलिब्रिटी डाइनर्स वाली तस्वीरों से थोड़ी राहत मिली, जिनमें से किसी को भी मैं पहचान नहीं पाई। सैबल ने अपना ध्यान वापस फोन पर लगाया। हाँ नेहा, 4 वेटर, 2 शेफ और कुछ घरेलू नौकर, वे मेरे सबसे अच्छे लोग होंगे। बेहतर होगा कि एक और वेटर रख लो। ये एकदम सही होना चाहिए। एक और वेटर, ठीक है। ये एकदम सही से भी बेहतर होगा नेहा, ये एकदम सही होगा। ठीक है, क्या हम फिर से मेन्यू देख सकते हैं? मैंने हमदर्दी में मुंह बनाया जब सैबल ने अपने सिर पर 2 उंगलियां उठाईं और ट्रिगर खींचने का नाटक किया। उसने मेरा रखा कांटा पकड़ा और उससे अपनी पीठ खुजलाई, फिर तीसरी बार अपनी नोटबुक उठाई। हाँ नेहा, स्टार्टर में 100 कैनेपीज है अंकल, उसने बीच में ही टोकते हुए कहा। हाँ, कैनपेज में हमारे पास आलू टिक्की चाट, पनीर पकौड़ा, फिश पकौड़ा और चिकन बोटी कबाब है। मुझे लगता है तंदूरी मटन चॉप्स भी डाल दें। ठीक है, मैं नोट कर लूँगा। मेन कोर्स में आपको टीके के सभी स्पेशल मिलेंगे। हमारे पास मटन बिरयानी, तंदूरी चिकन, आलू मटर, मलाई कोफ्ता, मक्खनी दाल और नान है, और रायता। और डेजर्ट में हमारे पास शाही टुकड़ा, गुलाब जामुन और गाजर का हलवा है। बहुत बढ़िया, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता। आप जानते हैं राकेश कैसा है? हमारे 175 करीबी पर्सनल दोस्त सेलिब्रेट करने आ रहे हैं, टग्गी जगा रहा है। मैंने उससे सरप्राइज के तौर पर एक खास 60वें जन्मदिन का गाना बनवाया। बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं आज बाद में मिलता हूँ, सैबल ने फोन रखने की कोशिश करते हुए कहा। और माया आंटी और अंजोली आ रही हैं? नेहा ने जिद की। हाँ, हम वो होंगे तैयार होकर। मैंने माया के लिए इस खास मौके के लिए नई ड्रेस और अच्छी ज्वेलरी खरीदी है, दुबई से इंपोर्टेड, उसने गर्व से कहा। बहुत बढ़िया, इसे देखने का इंतजार नहीं कर सकता। थैंक यू अंकल, मैं आपके बिना क्या करूंगा? माया, सैबल चिल्लाया जैसे ही नेहा ने फोन रखा, जिससे मैं जो चम्मच पॉलिश कर रहा था वो चोर से गिर गया। हैं कीपिंग, उसकी पत्नी किचन से चिल्लाई। ए मिसेस शर्मार, चोन्यो, एक प्लेट एक्स्ट्रा मटन चॉप। ठीक है। थोड़ी देर रुका, फिर वो खुद से बुदबुदाया। हाँ केनो ना, क्यों नहीं? फिर वो चिल्लाया, हे कामिल। हाँ, मैंने पूछा, टेबल क्लॉथ के नीचे खोई हुई कटलरी ढूंढते हुए। मुझे आज रात केटरिंग पार्टी में तुम्हारी जरूरत है, रेस्टोरेंट में नहीं, ठीक है? शर्मा पार्टी में हैं 5 बजे। उसने खाली रेस्टोरेंट में चारों ओर देखा। आज शांत, बाकी दिन छुट्टी ले लो, रात लंबी होगी, पक्का कर लेना कि तुम नई यूनिफॉर्म पहन लो, ठीक है? उसने मेरी गरी लगी आस्तीन की ओर इशारा किया और कहा, तुम राकेश शर्मा को जानते हो, है ना? मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उनके बारे में सुना है। असल में मैं करोड़पतियों के साथ नहीं घूमता। ओह, मुझे लगा तुम उसे जानते हो। सैबल ने अपने घने सफेद बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। मैं आज रात तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, वो कोलकाता से मेरा पुराना दोस्त है। हम कॉलेज में बैचमेट थे। वो तुम्हारे पापा, मैं, हमने बहुत अच्छे पल बिताए। हमने साथ में बहुत कुछ देखा है। कुछ पलों के लिए उसके चेहरे पर एक साया आया, फिर उसने अपनी हमेशा की प्यारी सी मुस्कान से उसे हटा दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो 60 साल का है। एमा, हम अब इतने बूढ़े हो गए हैं। और नेहा सिर्फ 28 साल की है। बहुत प्यारी लड़की है। वो अंजोली की दोस्त है और मेरे लिए दूसरी बेटी जैसी रही है। राकेश और नेहा को एक साथ रखना मुश्किल था, लेकिन अब मैं देखता हूँ वे एक प्यारा कपल है। क्या करोड़पतियों के लिए बहुत छोटी उम्र की पत्नियां होना नॉर्मल नहीं है? मैंने गुस्से में पूछा। है, ये तो सत्ती, बिल्कुल सच, और वो बहुत खूबसूरत है। अब जाओ। एंट्रेंस के ऊपर लगी घंटी बज उठी और सैबल ने मुझे जाने का इशारा किया। वो मेज उछल कर उठे और अंदर आए 4 ग्राहकों का स्वागत किया। उन्हें एक बूथ तक ले गए। मैं इस बढ़िया प्रतिष्ठान का मालिक हूं वाली मुस्कान बिखेरी और तंदूरी नाइट्स, कीप काल्म एंड करी ऑन शीर्षक वाले लैमिनेटेड मेनू सौंपे। रसोई में माया और 3 अवर रसोइये रात के खाने में व्यस्त थे। तले हुए प्याज, लहसुन और अदरक की गंध हवा में फैली हुई थी और टिन के ढक्कनों के सिजलिंग और टकराने की आवाज ने एक सम्मोहक लय पैदा कर दी थी। जब सुगंधित मसालों के ढेर को बर्तनों में डाला जा रहा था,
नारंगी हल्दी, पीली हींग, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, धनिया, सरसों के बीज, दालचीनी। मुझे ये सुगंध बहुत अच्छी लगी। इस गंध ने मुझे कोलकाता में अपने घर की याद दिला दी, जब मैं माँ को मेरे पसंदीदा व्यंजन बनाते हुए देखता था। इलिश, मैशर झोल, हिलसा, निज़ाम के लज्जीज काठी रोल्स। उस जिंदगी की याद आई जिसे मैं पीछे छोड़ आया था, और ठीक उसी समय वही जानी पहचानी कड़वाहट वापस आ गई, जैसे पुरानी बदहजमी हो। मैं इस ठंडे उदास देश में इस अजीब नाम वाले रेस्टोरेंट में वेटर का काम करके क्या कर रहा था? 3 महीने पहले मैं बहुत ऊंचे पदों पर था। भारत के सबसे हाई प्रोफाइल केस का इंचार्ज, एक होमिसाइड सब इंस्पेक्टर, सीनियर पुलिस अफसरों से डील कर रहा था, बॉलीवुड रॉयल्टी से मिल रहा था। और अब 30 साल की उम्र में जब मुझे रैंक में ऊपर चढ़ना चाहिए था, मैंने अपने पुलिस वाले के सफ़ेद कपड़ों को वेटर की वेस्ट कोट और बो टाई से बदल दिया था, और लगातार परेशान रहता था। हमेशा उम्मीद करता था कि होम ऑफिस वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। करोड़पतियों को कैनप्स सर्व करना अब मेरे हफ्ते का हाईलाइट था। मैं इससे ज़्यादा भयानक गिरावट की कल्पना भी नहीं कर सकता था। कभी कभी मुझे लगता था कि मुझे इंडिया में ही रहना चाहिए था। जो कुछ भी मैंने देखा था उससे आंखें बंद कर लेनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, मैं अपनी अंतरात्मा पर उस मौत के साथ काम नहीं कर सकती थी, और अब भी मैं वापस नहीं जा सकती थी। यह सुरक्षित नहीं होता। तो मैं यहाँ हूँ, दो देशों के बीच फंसी हुई, जिनमें से कोई भी मुझे नहीं चाहता। मैंने मन ही मन नोट कर लिया कि माँ और अब्बा को फ़ोन करके उनका हाल चाल पूछूंगी। हमने बहुत समय से बात नहीं की थी। हालांकि अब्बा अब भी मुझसे नाराज़ थे। माँ हमेशा मुझे बताती थी कि वो कैसे हैं। मुझे उन्हें फ़ोन करना चाहिए। और मलीहा, मलीहा खाना पकाने की मेरे अतीत की महक घनी और चिपचिपी हो गई थी। मुझे घुटन महसूस हो रही थी। हवा चाहिए थी। मैं बाहर जा रही हूँ माया दी, बाद में मिलते हैं, मैंने अपना ओवरकोट उचकाते हुए कहा, जब वो किचन के उस पार से मुस्कुराई और सिर हिलाया। मैं बर्फीली बूंदाबांदी में ब्रिक लेन की ओर बढ़ी। अपना कोट ठुड्डी के नीचे दबाकर मैं पारका, बुर्का, दशकी, साड़ी और सलवार कमीज के समंदर में से अपना रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ी। मुझे लंदन का यह हिस्सा पसंद आया। इसने मुझे कोलकाता की फ्री स्कूल स्ट्रीट की अफरा तफरी और उलझन की याद दिला दी। जैसे ही मैं पतली सड़क पर आगे बढ़ी, आसपास का माहौल और भीड़ बदल गई। मैं हमेशा उस बदलाव से हैरान रह जाती थी जो तब होता था जब मैं हैनबरी स्ट्रीट के पास उस अनदेखी बाउंड्री को पार करती थी, जहां बंगाली कैश एंड कैरीज, मिठाई की दुकानें और पौन ब्रोकर बेमन से एक अलग दुनिया में बदल जाते थे। कैमरा क्लिक करने वाले टूरिस्ट और स्किनी जीन्स पहने टीनेजर्स का एक स्टाइलिश बबल जो जैक द क्लिपर, एमीज वाइन हाउस और सीरियल किलर कैफे में अक्सर आते थे। उन्हें मेरी जासूसी स्किल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं बेगेल बेग ब्रिक लेन पर हमेशा लगने वाली लाइन से आगे निकल गया और अपने मन के खालीपन को कंफर्ट फूड से भरने का फैसला किया। मैंने कोलकाता में कभी बेगल नहीं खाए थे, और पिछले कुछ हफ्तों में मुझे वे बहुत पसंद आने लगे थे। असम की कड़क चाय के साथ उनकी नमिन मुलायम और गर्माहट का मजा ले रहा था। जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ी, मैंने एक हिम्मती बस्कर को दरवाजे में छिपते हुए देखा, जो होटल कैलिफोर्निया के टॉप नोट्स पर नहीं पहुंच पा रहा था। मुझे लंदन की यह बात पसंद थी। हर जगह एंटरटेनर थे, खासकर ट्यूब में। कोलकाता में हर कोई भाग दौड़ में लगा रहता था, और उसे अंधेरे रेगिस्तानी हाईवे के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता था। जब मैं 3 महीने पहले पहली बार आया था, तो मैं छुट्टियों में अंडरग्राउंड ट्रेन से सफ़र करता था, ताकि मैं पागल ना हो जाऊं, सैबल के एक्स्ट्रा कमरे की खाली दीवारों को घूरता रहूं, कोलकाता मर्डर के हर पहलू पर सोचता रहूं, और मलिहा को बहुत बहुत ज़्यादा याद करूं। मैं बेथेनल ग्रीन अंडरग्राउंड जाता, आंखें बंद करता, मैप पर रैंडमली कोई भी डेस्टिनेशन चुनता, वह कुछ घंटे घूमता, फिर वापस आ जाता। मैंने क्लैप्टन, ली वैली, शांत दलदल, लेकिन एरिक से कोई लेना देना नहीं, जैसा कि मुझे पता चला। सिल्वर टाउन, थेम्स बैरियर, ड्रामेटिक, बलहम, टूटिंग कॉमन, सुहाना, बुशी, फीका, क्या यह लंदन में भी था? के अजूबे देखे थे। फिर यह एक वेटर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस आ गया। मुझे रूटीन से नफरत थी, लेकिन अब मुझे यही चाहिए था, स्ट्रक्चर। देखिए, स्पेशल को याद रखने के अलावा कुछ और ज़रूरी ना करना। हालांकि कुछ महीनों में मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला था, ये लिमिटेड पीरियड जल्द ही ख़त्म होने वाला था, और मुझे यह तय करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि मैं अगले 30 सालों में क्या करना चाहता हूँ। मेरी आगे की ज़िंदगी कोई आकर्षक कोरा कैनवस नहीं थी। यह एक बंद दरवाजे जैसा था जिसकी चाबी मुझे नहीं मिल रही थी, चाहे मैं कितना भी ढूंढ लूँ। जैसे ही मैं बेकरी से बाहर निकला, मेरे लिए मेरा सोल फूड था बसकर गाने के चरम पर पहुंच रहा था, और उसने अचानक मुझे बताया कि मुझे उस जगह वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा जहां मैं पहले था। गाना आसान है, करना मुश्किल, मैंने गुस्से में कहा, और उसके गिटार केस में 10 पेंस का एक सिक्का फेंका और रेस्टोरेंट के ऊपर वाले फ्लैट में लौट आया।
जैसे ही मैंने अपनी चाबी ढूंढने की कोशिश की, दरवाज़ा खुल गया और वो खड़ी थी, मुझे देखकर हैरान थी। अंजलि, सैबल और माया की इकलौती बेटी और आज तक लंदन में मेरी एकमात्र दोस्त। हमने पहली बार 6 हफ्ते पहले साथ में क्वालिटी टाइम बिताया था। मैं रेस्टोरेंट में एक और थका देने वाली दोपहर की शिफ्ट के बाद बिस्तर पर लेटा हुआ था, अपडेट के लिए मलिहा का फेसबुक पेज चेक कर रहा था, जबकि बेक मुझे बता रहा था कि दिन होने पर भी सूरज नहीं चमकता। तभी अंजलि बिना खटखटाए मेरे कमरे में घुस आई। अरे यार, मैं तुम्हें ऐसे घूमते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता जैसे कोई थप्पड़ खाया हो, इससे मेरा सिर घूम रहा है। हम आज रात शराब पीने वाले हैं। मैंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे घसीट कर पब भी ले गई और मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने महीनों में पहली बार मज़े किए। शुक्र है उसने मुझे बात करने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की पढ़ाई के अपने अजीब सालों के बारे में बातें करने में खुश थी। अपनी मार्केट रिसर्च की नौकरी से निकाले जाने पर उसका गुस्सा, उसका बार बार आने वाला इटालियन बरिस्ता बॉयफ्रेंड। मैंने उसकी बात गलत सुनी और सोचा कि वो एक सफल वकील है, जब तक कि उसने 1 हफ्ते बाद स्टारबक्स में हमारा परिचय नहीं कराया। मैंने सुना, कई बियर पी, और आखिरकार उसने मुझे एक जासूस के तौर पर मेरी जिंदगी के बारे में बात करने पर मजबूर कर दिया। कम से कम मर्डर तक तो। मैं अभी उस पूरे ड्रामे के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं था, अभी भी बहुत कच्चा था। बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम एक शानदार जासूस हो, पोयरोट की तरह या शर्लक होम्स की तरह। तो समझो मैं क्या सोच रहा हूँ मिस्टर डिटेक्टिव। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, कोई साइकिक नहीं। वैसे भी वो सब होम्स और उसका वायलिन, पोयरोट और उसकी मूंछें, और दूसरा अंग्रेज आदमी वो जो बड़ी लाल कार चलाता है और क्रॉसवर्ड करता है, मोर्स। हाँ, इंस्पेक्टर मोर्स। वो जीनियस वाली बातें पूरी तरह बकवास हैं। असल जिंदगी में कोई भी ऐसे क्राइम सॉल्व नहीं करता, और ये कभी भी कोई मास्टरमाइंड प्लानिंग नहीं होती कि किसी को किसी कंट्री हाउस में बुलाकर और बिना चाबी के बंद कमरे में बड़े तरीके से मार डाला जाए। पूरी बकवास। असली इन्वेस्टिगेशन का काम बोरिंग होता है। आप लोगों से सवाल करते हैं, पता लगाते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, चीज़ों को जोड़ते हैं, फिर अपराधी को अरेस्ट करते हैं। आप 12 सस्पेक्ट्स को लाइब्रेरी में बुलाकर उन्हें नहीं दिखाते कि आप कितने चालाक हैं। और वो कभी भी सबसे कम चांस वाला इंसान नहीं होता, वो लगभग हमेशा सबसे ज्यादा चांस वाला इंसान होता है जिसने ऐसा किया हो। और मैंने कहा, मेरी आवाज में एक कड़वाहट आ गई। आखिर में उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, वे बस बच निकलते हैं और मुझ जैसे बेवकूफों को टुकड़े टुकड़े उठाने के लिए छोड़ देते हैं। मैं उससे मुंह मोड़कर अपनी बची हुई बियर पी गया। वो मुझे घूर रही थी, मेरे मूड में बदलाव को समझ रही थी। तुम ठीक हो? मैं पीछे मुड़ा और जबरदस्ती मुस्कुराया। हाँ सॉरी, मैं जासूस इसलिए बना क्योंकि मेरे मन का एक हिस्सा सोचता था कि मैं अपने कमरे में बैठकर अपने पॉयरॉट लिटिल ग्रे सेल्स का इस्तेमाल करके किसी कातिल की पहचान का पता लगा सकता हूँ। जब मुझे पता चला कि जांच करना असल में कितना बोरिंग है, तो मुझे थोड़ा झटका लगा। उसने हमदर्दी से सिर हिलाया। साइकोलॉजी के बारे में क्या? मुझे लगा था कि तुम्हें क्रिमिनल की साइकी को समझना होगा। साइकोलॉजी श्मिकोलॉजी सब बकवास, मकसद सीधे सीधे हैं, सेक्स, लालच, पैसा। ठीक है, मैं समझ गया। शायद तुम्हें क्राइम सॉल्व करने का कोई नया तरीका पेटेंट करा लेना चाहिए और वे तुम्हारे बारे में एक किताब लिखेंगे, कामिल के साथ क्रिमिनल्स को पकड़ना। वो हंसी, फिर बियर का एक और राउंड ऑर्डर किया। हाँ, वो एक ऐसी शाम थी जब मैं खुद से बाहर निकल आया था और कोलकाता का बोझ उतर गया था। अंजलि के साथ बिताए समय ने मुझे लगभग वैसा ही बना दिया था जैसा मैं पहले हुआ करता था। आसिफ खान मर्डर से पहले कामिल रहमान लगभग। और अब वो यहाँ थी, भौहें सिकोड़े हुए जीन्स और लाल कार्डिगन पहने, एक टी शर्ट के ऊपर जिस पर लिखा था, कोकोनट्स आर हार्ड ऑन द आउटसाइड बट स्वीट ऑन द इनसाइड। तुम शनिवार को इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? इमिग्रेशन वालों ने तुम्हें विजिटर वीजा पर गैर कानूनी तरीके से काम करते हुए पकड़ लिया। बैग पैक करने की जरूरत है? तुम्हारी मर्जी, मैंने जवाब दिया। मैंने अपनी हमेशा की बेचैनी को नजरअंदाज किया। ये कोई अच्छी बात नहीं थी, और उसके पास से छोटे से हॉलवे में घुस गया और जितनी बेपरवाही से हो सका कहा, मैं आज के लिए जा रहा हूँ। साइबल्दा ने मुझे आज रात पार्टी के लिए खाना बनाने को कहा है। तुम घर पर कैसे हो? नौकरी ढूंढ रही हूँ, उसने तुरंत कहा। बस कुछ खाने और ब्रेक के लिए बाहर जा रही हूँ। सच में किम कार्दाशियन के इंस्टाग्राम पर अब जॉब पोस्टिंग है? मैंने अजीब तरह से प्लास्टिक बैग उसके हाथ में थमा दिया और अपना ओवरकोट रैक पर टांग दिया। बहुत मज़ेदार, पैगल्स और हमस। सच में मैं स्नैक के लिए मर रही हूँ, उसने बैग में झांकते हुए कहा। सच में मर रही हूँ हैं? अगर तुम दुनिया छोड़ने वाले हो तो बेहतर होगा कि मैं तुम्हारी माँ को फ़ोन कर दूँ। मुझे यकीन है कि उन्हें रेस्टोरेंट से ब्रेक अच्छा लगेगा, मैंने कहा।
शेक्सपियर की एक लाइन से उन्हें इम्प्रेस करके खुश होकर, जो मुझे पता थी। फिर मुझे तुरंत बेवकूफ़ी महसूस हुई। ओह चुप हो जाओ मिस्टर बेसिकली, उसने जवाब दिया। बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ कि आज का स्पेशल क्वेल करी है। बेसिकली स्नैपचैट सिर्फ बच्चों के लिए है। सूरज बादलों के बीच से निकला और नीचे सड़क पतझड़ की ताजगी से चमक उठी जैसे ही अंजोली ने केतली चढ़ाई। मैंने उसकी कलाई पर बना छोटा तितली का टैटू उसकी चांदी की चूड़ियों के पीछे लुका छिपी खेलते हुए देखा, जो उसकी बाह पर ऊपर नीचे म्यूजिक के साथ खनक रही थी। एलेक्सा द बीटल्स चलाओ, उसने हुक्म दिया और नॉर्वेजियन वुड का सितार किचन में गूंज उठा। अंकल मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आज का स्पेशल क्वेल करी है। क्या तुम पार्टी में जा रही हो? मैंने किचन की लकड़ी की कुर्सी पर पीछे झुकते हुए पूछा। उसने मुंह बनाया। हाँ मुझे जाना है। मुझे इन बेवकूफ़ लोगों से नफरत है। मोटे आदमी और औरतें ढेर सारे सोने के गहने पहने हुए माँ के साथ मुझे अपने अस्पष्ट बेटों के साथ सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने आंखें घुमाई। लेकिन आज नेहा की एनिवर्सरी है इसलिए मुझे जाना है। नेहा? अब वो राकेश की बेटी है? ओह नहीं, मेरा मतलब है पत्नी, मैंने कहा, यह जानते हुए कि इससे वो चिढ़ जाएगी। बदतमीजी मत करो। वैसे भी यह मेरी गलती है। मैंने उसे यूनिवर्सिटी के बाद राकेश अंकल की ईए की नौकरी दिलाई थी और कौन सोच सकता था कि वे, और आखिर ऐसा क्या था जिसने उसे सबसे पहले करोड़पति बिजनेसमैन राकेश शर्मा की तरफ अट्रैक्ट किया, जो इत्तेफाक से उससे 2 गुनी उम्र का है। भाड़ में जाओ, वो उससे प्यार करती है, वो चार्मिंग और मजेदार हो सकता है, लेकिन उसने मुझे साजिश वाली नजर से देखा और अपनी आवाज धीमी कर ली। यह अजीब है। मेरा मतलब है, मैं राकेश अंकल को तब से जानता हूं जब मैं पैदा हुआ था और नेहा को प्राइमरी स्कूल से। वो हमेशा मेरे साथ अच्छे से पेश आते थे। कोलकाता से मेरे लिए स्वादिष्ट संदेश लाते थे। हम वॉटफोर्ड में उनके घर पर घूमते थे। उनके अलग होने के बाद पिंकी आंटी को वो घर विरासत में मिला। वो हमेशा सबसे स्वादिष्ट मोटे परतदार मसालेदार समोसे सर्व करती थी। और अब फिर बूम। अगली बात जो मुझे पता चली तभी वो ये थी कि उनका तलाक हो रहा था। राकेश अंकल मेरी सबसे अच्छी दोस्त से शादी कर रहे थे और उसे शादी के तोहफे के तौर पर बिशप्स एवेन्यू में एक बहुत बड़ी बदसूरत हवेली खरीद रहे थे। नेहा कूल है लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा बॉलीवुड और इराकी तानाशाह का मेल है। क्या नेहा ने तुम्हें नहीं बताया कि उन्होंने कब डेटिंग शुरू की? मैंने अपने बैगल में से काटा। नहीं, मुझे लगता है कि इससे उसे शर्मिंदगी हुई। हम दोनों उसे बचपन से जानते थे। लगता है उसे लगा कि लोग उसके बारे में बातें करेंगे, डैडी इश्यूज वगैरह के बारे में बकवास, साइकोलॉजी मेजर ने कॉन्फिडेंस से कहा। जब वो छोटी थी तब उसके माता पिता गुजर गए थे। उसने मेरे कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन को देखकर साफ किया। उसकी आंटी ने उसे पाला पोसा। अर्जुन के लिए भी ये आसान नहीं था। अपने पापा को सचमुच एक घिसी पिटी बात बनते देखना, अपनी से भी छोटी सेक्रेटरी के साथ भाग जाना और अपनी माँ को पीछे छोड़ देना, खासकर तब जब उन्हें हर दिन पिनराक में साथ काम करना पड़ता था। नेहा डरी हुई है क्योंकि पिंकी पार्टी में आ रही है। उसने जोर दिया है क्योंकि यह राकेश की 60वीं सालगिरह है और किसी में मना करने की हिम्मत नहीं हुई। तुम्हें अपनी वेटरिंग केटरिंग के हिस्से के तौर पर फर्श से खून पोंछना पड़ सकता है। एक शानदार होटल स्वीट में सुनहरे रेशमी कालीन पर जमा हुआ खून। मैंने याद को झटक दिया। ठीक है, मैं पक्का करूंगा कि तुम्हें लगातार नेग्रोनी और आलू टिक्की मिलती रहे, मैंने कहा। हालांकि मुझे याद रखना होगा कि नेहा ने हमें उन्हें कैनापे कहने को कहा है। लगता है स्टार्टर्स तुम्हारे दोस्त के लिए उतने अच्छे नहीं हैं। हम किचन टेबल पर चाय, बेगल और हमस के साथ मजे से बैठे थे। डिशवॉशर की बीच बीच में आने वाली आवाज लेनन को वाइन पीते और अपने समय का इंतजार करते हुए साथ दे रही थी। एंजोली ने अपने हाथ सिर के ऊपर फैलाए, जम्हाई ली और खड़ी हो गई। ठीक है, मुझे खुद को सजाना शुरू कर देना चाहिए। मैं बड़ी पार्टी से पहले द स्पैनियार्ड्स में कुछ दोस्तों के साथ ड्रिंक्स के लिए मिल रही हूँ। आना चाहोगे? मैं उन्हें एक हैंडसम बंगाली डिटेक्टिव इन वेटिंग से मिलवा सकती हूँ। एलओएल। हैंडसम, मैंने एक आईब्रो उठाई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम सही कह रही हो, ये तो हद हो गई, लेकिन तुम इतने बुरे भी नहीं हो। मैं तुम्हें अपने किसी सिंगल दोस्त से मिलवाने के बारे में सोच सकती हूँ। देखते हैं, लंबा, अच्छे बाल, एथलेटिक, थोड़ा पेट भी निकल रहा है ना? माँ का विंडालू ज्यादा खा लिया? मैंने चुपके से अपना पेट अंदर खींचा। उसे थोड़ा बुरा लगा था जो उसने नोटिस किया था। यह सच था। मैं रेस्टोरेंट में जितनी हो सके उतनी शिफ्ट ले रहा था क्योंकि मुझे बिजी रहना पसंद था। इससे मेरा ध्यान दूसरी चीजों से हट जाता था, लेकिन हमेशा कुछ ऐसा बच जाता था जिसे रोक पाना मुश्किल होता था। माया बहुत अच्छी कुक थी।
मेरा मतलब है, जाहिर है तुम्हें बेहतर कपड़ों की जरूरत होगी। वो अब जोश में थी। वो चमकदार शर्ट और नकली लेविस जूते हटाने होंगे और तुम्हें यह बेवकूफ मूंछें मुंडवानी होंगी। तुम्हारे पोयरोट की मूंछें थीं। वो बहुत बूढ़ा था यार, और वैसे भी उसकी मूंछें ऐसी नहीं लग रही थीं जैसे कोई कमजोर कैटरपिलर अपने ऊपरी होंठ पर सिकुड़कर निराशा में मर गया हो। मैंने बचाव करते हुए अपनी मूंछें सहलाई। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को देखा है, और असल में मुझे यकीन नहीं है कि वे मेरे लिए काफ़ी अच्छे हैं। मैं अकेले ही बेहतर हूँ। मैंने मुंह फेरते हुए कहा। तुम्हारा नुकसान? भाई, मुझे लगता है कि नायला तुम्हारे लिए एकदम सही हो सकती है। वो आ रही है। तुम्हें वो पसंद है ना? मेरा सिर पीछे की ओर झुका। नायला सलीम मियाँ की भतीजी थी, जो टीके का हेड वेटर था। वो कभी कभी उनकी शिफ्ट खत्म होने पर उन्हें लेने रेस्टोरेंट आती थी, और जब वो अपने चाचा के गली के कपड़े बदलने का इंतजार करती थी तो अपने हल्के पाकिस्तानी लहजे में मुझसे पुलिस वाला होने के बारे में सवाल करती थी। मुझे उसका साथ पसंद था, और हम में एक बात कॉमन थी। वो लाहौर से नर्सिंग की पढ़ाई करने आई थी और लंदन में जिंदगी में एडजस्ट भी कर रही थी। तुम्हें उसमें दिलचस्पी है, मुझे पता था, अंजोली ने जीतते हुए कहा। नहीं, मुझे नहीं है। वैसे भी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि सामने के दरवाजे का लॉक खड़का और सैबल अंदर आया। अपनी चाबियां हॉलवे में टेबल पर फेंक दी। उसके पीछे माया 3 भरे हुए टपरवेयर बॉक्स लेकर आई, जो एक दूसरे के ऊपर खतरनाक तरीके से बैलेंस किए हुए थे। मुझे चटर्जी परिवार बहुत पसंद था, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरे सबसे बुरे समय में मुझे अपने साथ रखा और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे साथ परिवार के सदस्य जैसा बर्ताव किया, बल्कि इसलिए भी कि वे असली भद्र लोग थे, सच्चे, तमीजदार और शरीफ लोग। सैबल को लगता था कि वो बॉस है, लेकिन माया ही थी जो घर और रेस्टोरेंट को सख्ती से चलाती थी, कभी चीजों को बिगड़ने नहीं देती थी। मुझे माँ की याद आती थी, और माया मेरे लिए दूसरी माँ जैसी बन गई थी। अंजोली उछल पड़ी, अपनी माँ को किस किया और उनसे कंटेनर उतार दिए। अच्छा माँ। थैंक यू स्वीटी। वो मुस्कुराई और फिर मेरी तरफ मुड़ी। हेलो कामिल, अंजलि के साथ अच्छा समय बिता रहे हो? किचन टेबल पर हमारे साथ बैठते ही उसकी नजरें हम दोनों पर टिक गई। मैं हमेशा सोचता था कि क्या उन्हें इस बात की चिंता होती है कि कोई सिंगल मुस्लिम लड़का उनके साथ रहे और उनकी सिंगल हिंदू बेटी के साथ घुले मिले। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। और वैसे भी मलिहा के बाद मेरे घुलने मिलने के दिन खत्म हो गए थे। नायला हो या ना हो, मैं ऊपर कपड़े बदलने आई हूँ। मैं शर्मा पार्टी में मदद कर रही हूँ, मैंने जवाब दिया। सच में? माया ने हैरानी से कहा, जैसे ही वो आह भरकर बैठी और अपने जूते उतार दिए। हाँ, क्यों नहीं, सैबल ने कहा, उसके बगल में बैठते हुए, अपनी पैंट का ऊपर का बटन खोलते हुए और खुशी से कराते हुए आगे बढ़ते हुए। हमें एक एक्स्ट्रा वेटर चाहिए था। मेरे लिए भी जानजोली प्लीज। अच्छा, तुम्हें उनका घर पसंद आएगा कामिल? माया ने कहा। हमारे छोटे से घर से बहुत बड़ा है। तुम्हारा फ्लैट बहुत प्यारा है माया दी, मैंने कहा। राकेश की हवेली के मुकाबले यहाँ बहुत तंग है, उसने शिकायत की। मेरे मन में एक ख्याल आया, क्या मैं ज्यादा देर तक रुकी रही, उनकी दरिया दिली का गलत अंदाजा लगाया? मैं जल्द ही इंडिया वापस चली जाऊंगी, मैंने बुदबुदाया। ओह नहीं, माया बोली, मेरा वो मतलब नहीं था। ये तुम्हारा घर है बेटा। वो आगे झुकी और मेरे चेहरे पर हाथ फेरा, जैसे मेरी माँ करती थी। जब तक चाहो रुको, हमें तुम्हारा यहाँ होना बहुत अच्छा लगता है। उनका सिर घूमकर अपनी बेटी की तरफ गया। अंजोली, क्या तुमने कोई नई जॉब पोस्टिंग देखी? इंस्टाग्राम पर, मैंने मुंह से कहा, जबकि अंजोली उन्हें चाय और मैरी बिस्किट परोसते हुए हंस रही थी। हाँ माँ, अभी कुछ ठीक नहीं है। तुम प्याज काटने में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तुम्हें एक बढ़िया नौकरी करनी चाहिए, एक अच्छा बांग्ला लड़का ढूंढो। ये लव मैरिज वाली बकवास भूल जाओ, शादी के बाद प्यार आता है। माया ने अपने पति को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। सुसाइड भी, अंजलि ने धीरे से कहा। उसे अकेला छोड़ दो माया, सैबल ने कहा। उसके लिए फैमिली बिजनेस में काम करना अच्छा है। कौन सा फैमिली बिजनेस? कोई फैमिली बिजनेस नहीं है। माया ने हवा में हाथ उठाए। तुम और मैं रेस्टोरेंट चला सकते हो, अंजलि एक बड़ी एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव बनेगी, कामिल एक बेहतरीन डिटेक्टिव बनेगा, और फिर मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ। ओ माँ, कितनी ड्रामा क्वीन हो, तुम इतनी जल्दी नहीं मर रही हो, अंजलि अपने कंधे के ऊपर से चिल्लाई और अपने कमरे की तरफ भागी। एक बेहतरीन डिटेक्टिव। मैंने खिड़की से बाहर तेज बारिश को देखा। यादें मेरे ऊपर छा गईं जब पॉल मैकार्टनी मुझसे गुजारिश कर रहे थे कि मैं वहीं वापस चली जाऊं जहां मैं कभी थी। काश मैं वापस जाकर चीजें अलग तरह से कर पाती। इसकी शुरुआत अच्छी हुई थी। सोमवार सुबह डिप्टी कमिश्नर का फोन आया, दुनिया को यह दिखाने का मेरा बड़ा मौका कि मैं कितना बढ़िया जासूस हूं। मैं बहुत घमंडी था,
मुझे इतना यकीन था कि मुझे सब कुछ पता है। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्राइम और करप्शन के उस दलदल में फंस जाऊंगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जुलाई का एक हफ्ता मेरी ज़िंदगी को इतना बदल देगा जिसे बदला नहीं जा सकता। द डिटेक्टिव। जासूस। 3 महीने पहले। कोलकाता। जुलाई। सोमवार। मॉनसून जोरों पर था। उसकी तेज बूंदें मेरे छाते पर मशीन गन की तरह बरस रही थीं जब मैं धूल से सनी टाटा सूमो में चढ़ा। जब मैं उसे बंद करने की कोशिश कर रहा था तो एक गुजरते स्कूटर से मेरे ट्राउजर पर गटर का गंदा भूरा पानी गिर गया। मैंने उदास होकर नीचे देखा। डिप्टी कमिश्नर को लगेगा कि उनके जबरदस्ती बुलाने पर मैं भीग गया हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे 3 रैंक सीनियर एक ऑफिसर मुझसे, जो एक मामूली सब इंस्पेक्टर है और हत्या का जिम्मेदार या हत्या की जांच कर रहा है, क्यों मिलना चाहता था। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था जहां तक मुझे पता था। लाल बाजार ड्राइवर तारा तारी। मेरे ड्राइवर ने एसयूवी स्टार्ट किए और वो पानी भरी सड़कों से आगे बढ़ी। दोपहर का घुटन भरा ट्रैफिक हम हजारों लोगों को अपने रोज के काम में रुकावट डालने की पूरी कोशिश कर रहा था। मुझे मॉनसून में कोलकाता पसंद था। इमारतें ज्यादा साफ दिखती थीं, हवा ज्यादा फ्रेश। इस साल बारिश देर से हुई, आसमान में बादल छाए हुए थे। हवा बहुत ज्यादा गर्म और धूल भरी थी, जबकि पूरा चिड़चिड़ा शहर सांस रोक गर्मी कम होने और बारिश से बहुत जरूरी राहत मिलने का इंतजार कर रहा था। जब पहली मोटी बूंदें आखिरकार आईं और शहर में पेट्रिकोर की खुशबू फैल गई तो टेंशन कम हो गई, क्योंकि बच्चे और बड़े दोनों ही बाढ़ में भीगने के लिए बाहर भागे। लेकिन खुशी जल्द ही निराशा में बदल गई, क्योंकि पुराने ड्रेनेज सिस्टम हमेशा की तरह फेल हो गए। धूल कीचड़ में बदल गई और सड़कें तुरंत पानी से भर गई। कोलकाता के लोग सदियों से हमारी तरह हिम्मत से डटे रहे, गहरे गड्ढों से बचने के लिए ट्राउजर, स्कर्ट, लुंगी उठाते रहे और जूतों, चप्पलों, स्टिलेटोस पर पानी बहने पर कोसते रहे। पानी में जूझते हुए कार स्कूली बच्चों की एक लाइन के पास से रेंगती हुई गुजरी, जिन्होंने एक जैसे सफेद शर्ट और नीले पिनाफोर्स पहने थे जो छाते के नीचे तुपके हुए थे, और विक्टोरिया मेमोरियल के अजीब एंग्लो बंगाली मुस्लिम सफेद मार्बल मेरिंग्यू में अंदर जाने का इंतजार कर रहे थे, जो अब काले, खतरनाक, घूमते बादलों के बैकग्राउंड में डरावनी तरह चमक रहा था। बचपन में मैंने इसे टोरिया मोरिया कहा था, जब अब्बा मुझे ब्रिटिश एम्पायर के अजूबों से मिलवाने के लिए यहाँ लाए थे। तुम इस बिल्डिंग कामिल की तरह हो, इंग्लिश पढ़े लिखे और बंगाली और मुस्लिम। याद है, मेरे पिता रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर मुझ में अपनी एंग्लोफाइल ईमानदारी डालने की कोशिश कर रहे थे, ताकि यह पक्का हो सके कि मैं आलस, बेपरवाही और रिश्वत के आम कोलकाता पुलिस वाले रास्ते के बजाय ईमानदारी से कड़ी मेहनत से सफल हो जाऊं। बदकिस्मती से इसका मतलब था कि मुझे सबसे नीचे से शुरू करना पड़ा और कोलकाता पुलिस की कभी न खत्म होने वाली सीढ़ी पर चढ़ना पड़ा। मुझे वो हीरे जैसी चमक याद है जो मैंने उस दिन महसूस की थी जब मैं कोलकाता पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से ग्रेजुएट हुआ था। उन्होंने अब्बा से नए रंगरूटों को एक्साइटिंग स्पीच देने के लिए कहा था, और उनके शब्दों पर मुझे जो गर्व महसूस हुआ वो बहुत ज्यादा था। आप सबने जो चुना है वो एक बुलावा है, नौकरी नहीं। जब आप अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आप जनता के रखवाले होते हैं। ये कभी ना भूलें कि वे सुरक्षा और न्याय के लिए आपकी ओर देख रहे हैं। यही और सिर्फ यही आपके होने का कारण है। आपको ये पक्का करना होगा कि जो लोग बुराई करते हैं, जो बेगुनाहों को दर्द और तकलीफ देते हैं, उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिले और उनके शिकार लोगों को वो न्याय मिले जिसके वे हकदार हैं। तभी समाज चल सकता है। आप व्यवस्था और अराजकता के बीच की पतली लाइन है, कभी ना भूलें। मैंने स्कूल से उन लोगों की मदद करने की एक जलती हुई आग के साथ छोड़ा था जिन्हें मेरी जरूरत थी। फिर अगले 3 साल ट्रैफिक ड्यूटी पर एक कांस्टेबल के तौर पर बिताए। मुझे यकीन नहीं था कि सियालदह में रेड लाइट पार करने वाले रिक्शा वालों से निपटने से दुनिया में ज्यादा न्याय लाने में कैसे मदद मिली। मैंने इशारा किया था कि अब्बा मुझे फास्ट ट्रैक करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि मैं अपना हक चुकाऊं। इसलिए मैंने बहुत मेहनत करके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के होमिसाइड स्क्वाड में अपनी मौजूदा पोस्ट तक का सफर तय किया, जहां कम से कम मैं कुछ बदलाव तो ला सकता था। हम 20 फुट ऊंचे अक्षरों में लिखे होर्डिंग्स के पास से रेंगते हुए निकले, जिन पर लिखा था कोलकाता मेट्रो, दुनिया का सबसे एडवांस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना, पिनराग इंडस्ट्री का एक और गर्व करने वाला प्रोजेक्ट। मुझे वे गलत एपोस्ट्रॉफी बहुत पसंद आए। आने वाले चुनावों के पोस्टर बिलबोर्ड पर लगे थे, जिससे बड़े अक्षरों और पार्टी के निशानों का एक शोरगुल वाला पैचवर्क बन गया था। अपना दोस्त चुने, दुश्मन नहीं। रंजीत सान्याल को वोट दें, यूनाइटेड पार्टी मुस्लिम शरणार्थियों को रोकें, कार्तिक सेन को वोट दें, पीपल्स पार्टी। उम्मीद है कि इस साल के चुनाव पिछले साल से ज्यादा शांतिपूर्ण होंगे।
जब हमें पत्थरों और बोतलों से बचते हुए समर्थकों के विरोधी ग्रुप पर हमला करना पड़ा था। जब मैंने मलीहा को अपने अलग अलग कट और चोटें दिखाई थीं, तो वो इम्प्रेस नहीं हुई थी। खूनी हीरो बनने की कोशिश करना बंद करो और एक ठीक ठाक डेस्क जॉब करो। मुझे एक मरा हुआ मंगेतर नहीं चाहिए, उसने मर्कुरोक्रोम और बैंड एड्स लगाते हुए कहा, मेरी नाटकीय झिझक को अनदेखा करते हुए। जब हम लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर डिटेक्टिव डिपार्टमेंट पहुंचे, तो एक चपरासी आया और मुझे बताया कि डीसी मुझसे तुरंत मिलेंगे। ये अनएक्सपेक्टेड था। मुझे अपनी जगह पता थी और मैं लंबे इंतजार के लिए तैयार था। मुझे एक बड़े से ऑफिस में ले गया जो फ्रीजर की तरह ठंडा था और ऐसा लग रहा था कि 4 एयर कंडीशनर एक साथ चल रहे हैं। मैं कांप रहा था। बारिश से भीगी कमीज मेरी स्किन पर बर्फीली लग रही थी। कमरे के आखिर में डिप्टी कमिश्नर छोटे लग रहे थे। एक ऊंची पीठ वाली घूमने वाली कुर्सी पर एक बड़े बिखरे हुए डेस्क के पीछे बैठे थे, जिस पर DCDD श्री अमिताभ घोष IPS लिखा एक नेम प्लेट, एक अशोक स्तंभ, उनके मुस्कुराते परिवार की एक फोटो और एक घिसा हुआ भूरा खुला कार्डबोर्ड फोल्डर लगा था। मैं डेस्क के पास गया और जोर से सैल्यूट किया। सांस फूल रही थी, अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश कर रहा था, जो तब और बढ़ गई जब मैंने देखा कि उनकी डेस्क पर फाइल से मेरी फोटो मुझे घूर रही है। मैं पहले कभी DC के सामने आमने सामने नहीं रहा था और अब मैं यहाँ था, उनके सामने खड़ा था, जबकि वो कछुए के खोल वाले चश्मे से मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। पतले बालों पर ब्राइल क्रीम लगा था, एक बेदाग खाकी यूनिफॉर्म पहने हुए थे। उनके एपॉलेट पर लगे 3 स्टार उनके ऊंचे ओहदे को चमका रहे थे। उन्होंने अपना सिर इधर उधर ऐसे घुमाया जैसे वो न्यू मार्केट में किसी कालीन पर डिस्काउंट मांगने की वजह ढूंढ रहे हों। उनकी नज़र मेरे भीगे हुए ट्राउजर पर टिक गई। 50% की छूट, कम से कम। फिर जैसे बादलों से सूरज निकल रहा हो, उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। रहमान, ये लो मेरे लड़के, कॉफी, बैठो। उन्होंने जोर से मेरा हाथ हिलाया, मेरा पर्सनल फोल्डर पकड़ा और मुझे अपने बड़े से ऑफिस के दूर कोने में सोफे पर ले गए। मैंने चुपचाप राहत की सांस ली। थैंक यू सर। नहीं, कुछ नहीं सर, मैं ठीक हूं सर। मैं सोफे के किनारे पर ध्यान से बैठ गया। तो तुम वही होशियार युवा सब इंस्पेक्टर हो जिसके बारे में मैं इतना सुन रहा था, उसने अपना चश्मा उतारते हुए कहा। उसकी तेज आंखें मुझे घूर रही थी। सर, उसने अपना चश्मा वापस पहना और फाइल देखी। तुमने पिछले महीने गरियाहाट में उस दुकानदार की हत्या के मामले में बहुत अच्छा काम किया था। तुम्हारे इंस्पेक्टर ने तुम्हें तारीफ के लिए रिकमेंड किया था। मैं लकी था सर, मैंने जितना हो सके विनम्र दिखने की कोशिश करते हुए कहा। लक सिर्फ टैलेंट और टाइमिंग का मेल है, उसने साफ तौर पर एक घिसी पिटी कहावत में कहा, जब मैंने उसकी समझदारी पर तारीफ में सिर हिलाया। उसने फोल्डर बंद किया और साजिश करने वाले अंदाज में आगे झुका। रहमान, मेरे पास एक केस है, बहुत सेंसिटिव, हाई प्रो, इसमें बहुत समझदारी की जरूरत होगी। मैं चाहता हूं कि तुम इसे खुद संभालो। मुझे बताओ, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? मुझे क्या कहना था? DC कोई ऐसा नहीं था जिसे तुमने कभी ना कहा हो, या कोई ऐसा भी नहीं जिससे तुमने पूछा हो कि तुम किस बात के लिए हाँ कह रहे हो। बिल्कुल सर, असल में मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया। वो पीछे झुका और अपने हाथ सिर के पीछे मोड़ लिए। क्या तुम जानते हो आसिफ खान कौन है? बॉलीवुड स्टार सर। बिल्कुल, एक्टर। बहुत बुरी बात है, लेकिन कल रात ग्रैंड होटल में उसके स्वीट में किसी ने उसका मर्डर कर दिया। मैं चाहता हूं कि तुम। वो आगे झुका और मेरी तरफ उंगली उठाई। इन्वेस्टिगेशन लीड करो, ये टॉप प्रायोरिटी है और तुम्हें ये पक्का करना होगा कि इसे अच्छी तरह से हैंडल किया जाए और जल्दी से ख़त्म किया जाए। बाकी सब छोड़ दो। आसिफ खान मर गया और मुझे उसका मर्डर हैंडल करना था। मेरा दिल ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पसलियों में छेद करके भागने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मैंने अपना प्रोफेशनल व्यवहार बनाए रखने की कोशिश की। थैंक यू सर, मैं किसी तरह जवाब दे पाया। तुम सीधे मुझे इसकी रिपोर्ट करोगे, समझे? अपनी नोटबुक निकालो और सुनो। उन्होंने मुझे केस की डिटेल्स बताई। लिखते समय मेरा हाथ एक्साइटमेंट से कांप रहा था। यह खुद को प्रूव करने का मेरा मौका था। अब मैं एक असली कॉप और इंसाफ चाहने वाला बन सकता था, न कि सिर्फ एक पैकमैन। उन्होंने मुझे बताया कि होटल मैनेजर ने 2 घंटे पहले कंट्रोल रूम को कॉल किया था और फिर उन्होंने न्यू मार्केट थाने को इन्फॉर्म किया, जिन्हें सभी हाई प्रो केस के बारे में DC को इन्फॉर्म करना होता है। मैंने जल्दी से सब कुछ लिख लिया। मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहता था। अभी होटल जाओ रहमान, गुड लक। जाने के बाद मैं खड़ा हुआ और सैल्यूट किया जब DC अपनी डेस्क पर वापस चले गए। मैं जाने के लिए मुड़ा, झिझका और कहा, सर, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ प्लीज? पूछिए। उन्होंने ऊपर देखा। मैं ही क्यों सर? वो रुके, फिर मेरी फाइल पर टैप किया।
क्या तुम इसके लिए सही इंसान नहीं हो रहमान? क्या मुझे कोई और ढूंढना चाहिए? हाँ सर, मेरा मतलब है। ओ नहीं सर, मैं बुदबुदा रहा था। वो मुस्कुराया। रिलैक्स करो यंग मैन, मैं तुम्हें कुछ देर से देख रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा, तुमने अपने पिछले केस में अच्छा किया और तुम्हारे इंस्पेक्टर को लगा कि तुम एक बड़े चैलेंज के लिए तैयार हो। थैंक यू सर, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैंने फिर सैल्यूट किया और जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, मैंने उसे कहते सुना, मेरी तरफ से अपने पिता को हेलो कहना, और बस हो गया। मुझे लगा था कि मैंने यह अपनी काबिलियत से किया है, लेकिन ऐसा लगा कि मेरे पिता के असर ने मुझे यह दिलाया था। मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। अब सही समय था और मेरी एक मरे हुए सुपरस्टार के साथ डेट हुई। द वेटर लंदन, अक्टूबर, शनिवार। द वेटर लंदन, अक्टूबर, शनिवार। जैसे ही हम पार्टी की ओर बढ़े, मैंने अपने ओवर एक्टिव दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की, उन यादों को पीछे धकेला जो छिपी नहीं रह सकती थी। उस दिन डीसी के ऑफिस में जोश की आग। यह सब इतनी जल्दी राख कैसे हो सकता था? कोई बात नहीं। कोलकाता की उस बारिश वाली दोपहर को एक पूरी जिंदगी बीत चुकी थी। मेरे जासूसी के दिन पीछे छूट गए थे और मैं धीरे धीरे अपनी बिखरी हुई जिंदगी को फिर से बना रहा था। तो मैं यहाँ था, रेस्टोरेंट की डिलीवरी वैन के पीछे 5 और वेटर, 2 घरेलू, 2 शेफ और सारा खाना प्लेटें, बर्तन और पैन के साथ, जो बर्थडे पार्टी के बजाय 5 दिन की शादी के लिए ज्यादा सही थे। मैंने खुद को कोसा कि अपनी यूनिफॉर्म को स्टीम आयरन करने में आधा घंटा बर्बाद करने की सहमत क्यों उठाई। हम एक पर एक गाड़ी में धीरे धीरे नीचे उतरे, जो अपने एम ओ कोमू ओटी के किनारे पर डगमगा रही थी, और दी बिशप्स एवेन्यू में मुड़ गए। मैं लंदन घूमने के दौरान यहाँ घूमता रहा था, मशहूर बिलियनियर्स रो देखने के लिए उत्सुक था। सैबल ने मुझे बताया था कि हैम्पस्टेड हीथ की ओर जाने वाली एक चौड़ी हरी भरी सड़क रूसी अमीरों, अरब शेखों और भारतीय बिजनेस के बड़े लोगों की पसंदीदा जगह है। हर टाइकून किसी दूसरे बड़े आदमी से 12 बेडरूम वाला हाई स्पेक घर खरीदने के लिए करोड़ों पाउंड देता था और फिर उसे तोड़कर उसकी जगह उससे भी बड़ा घर बनवाता था। और इस तरह यह सिलसिला चलता रहा। हर नई हवेली अपने पहले वाले से ज्यादा चमकदार और शानदार होती गई, जिसमें पहले वाले से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी और मार्बल था। इस फ्यूचरिस्टिक निर्माण के बजाय मुझे एक सुनसान टूटी फूटी सड़क मिली, जिसके आधे घर पूरी तरह से खराब हालत में थे, जो डरावने काले होर्डिंग्स और लोहे के ताले लगे गेटों के पीछे छिपे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लोगों की क्रांति के बाद अरबपति एक साथ देश छोड़कर भाग गए हों, और यहीं राकेश शर्मा ने अपनी नई पत्नी के लिए हवेली बनवाई थी। मुझे लगता है कि चमक दमक हमेशा कचरे को ढक लेती है। मैंने अपनी उंगली अपनी बोटाई के नीचे डाली, अपना कॉलर ढीला करने की कोशिश कर रहा था। मुझे इस यूनिफॉर्म में रहना पसंद नहीं था। मुझे अपने सब इंस्पेक्टर के सफ़ेद कपड़ों का क्रेज नहीं था, लेकिन कम से कम उनसे अथॉरिटी तो मिलती थी। यह पेंगुइन सूट बस मेरे स्टेटस में भारी कमी की लगातार याद दिलाता रहता था। एक परेशान करने वाला दांत का दर्द जो बस जाता ही नहीं था। बेवकूफ़ी भरी ड्रेस है ना? सलीम मियाँ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं सैबल को समय के साथ चलने के लिए कहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पुराना ही सोना होता है, दूसरे स्टाफ ने एक साथ कहा। हम वैन के पीछे उछलते हुए हंस पड़े। मुझे सलीम मियाँ पसंद थे। डायबिटीज़ और ओवरवेट होने के कारण वो रेस्टोरेंट में घूमते रहते थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, जैसे उनके दिमाग में कोई ज़रूरी काम हो, जबकि हम भारी काम करते थे। वो शुरू से ही सैबल और माया के साथ थे और तंदूरी नाइट्स परिवार के मुखिया की तरह बिहेव करते थे। बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे अपने अंडर ले लेते थे और मुझे वेटर बनने की बेसिक बातें सिखाते थे, जो कई मायनों में पुलिस वाले बनने से भी ज्यादा मुश्किल था। शाम के 4:55 बज रहे थे और हमें अभी तक घर नहीं मिला था। सैबल ने शर्मा कोट ऑफ आर्म्स के बारे में बताया था कि उसमें एक बाघ और एक हाथी अपने पिछले पैरों पर खड़े हैं, और जैसे ही हम हार मानकर उसे फोन करने वाले थे, वो भयानक नज़ारा हमारे सामने आ गया, जो दोपहर की धूप में 2 डरावने मेटल के गेटों के बीच से चमक रहा था। वे जोर से खुले और हम ड्राइववे पर चढ़ गए। शर्मा मैंशन एक बड़ा 2 सामने वाला जॉर्जियन घर था, जिसके बीच में एक बहुत ज्यादा उत्साहित आर्किटेक्ट ने एक पोर्टिको बनवाया था। एंट्रेंस पर 4 ऊंचे सफेद खंभे थे, जिनके ऊपर एक तिकोनी पेडिमेंट थी, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की अलग अलग तरह के कपड़ों में मस्ती करते हुए मूर्तियां थीं। नीचे एक बड़ी पट्टिका थी जिस पर शर्मा मैनर लिखा था। यह आर्किटेक्चर का एक अनोखा एंग्लो ग्रीको बोलिवियर्डो स्टाइल था। ड्राइवर ने वैन को हवेली के पीछे पार्क किया और हम बर्तन लेकर वैन से बाहर निकले, जो बहुत ही शानदार और मॉडर्न किचन में था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ हो।
मिस्टर शर्मा के बटलर ने पुराने जमाने का टेलकोट पहना हुआ था। हमारी एंट्री पर नजर रखी, ये पक्का किया कि सब कुछ ठीक ठाक हो और मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं ब्लैंडिंग्स कैसल घूम रहा हूँ। साफ सुथरे सिंक, कमरे के बीच में एक आइलैंड पर 6 हॉब, अलग अलग चमकदार ओवन, फ्रिज, वाइन फ्रिज, माइक्रोवेव और दूसरी टेक्नोलॉजी जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था, कमरे में भरे हुए थे। हमें एक कंप्यूटर साइंटिस्ट की ज़रूरत है। हम इस सामान का इस्तेमाल कैसे करेंगे, मैंने कहा, और अपना ओवरकोट कोने में रखे दूसरे ओवरकोट के साथ एक ढेर में फेंक दिया। कोई टेंशन नहीं, शेफ मुस्कुराया। उसने 4 पुराने प्राइमर स्टोव निकाले और उन्हें चमकदार ग्रेनाइट काउंटर पर रख दिया। उसने उन्हें जलाया, बड़े पैन आग पर रखे और खाना गर्म करने के लिए डाला। किचन का दरवाजा खुला और एक लंबी औरत 6 इंच की हील्स में अंदर आई। हमसे ऊंची लग रही थी। उसके पीछे महंगे परफ्यूम का एक बादल लहरा रहा था। बहुत खूबसूरत, सिल्वर सेक्विन की एक लंबी म्यान में, सिर पर हल्के भूरे बाल, गहरे लाल रंग से रंगे नाखून। वो ऐसी लग रही थी जैसे किसी बॉलीवुड की बड़ी फिल्म के सेट से फटक कर आई हो। मैंने अंदाजा लगाया कि यह नेहा है, राकेश शर्मा की अभी की पत्नी और एक्स एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। और हाँ, अंजोली की पुरानी स्कूल की दोस्त। मैं अपनी जान पर खेल कर भी उन्हें एक साथ सोच नहीं पा रहा था। अच्छा, तुम यहाँ हो, उसने कहा। स्टोव से उसके चमचमाते किचन में काला धुआं निकलते देखकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। सैबल साहब कहाँ हैं? वो आ रहे हैं मैडम, शेफ ने कहा। ठीक है, मेहमानों के आने के लिए सब कुछ तैयार रखना। तुम तीनों मेरे साथ आओ। उसने मुझे और सैबल के 2 दूसरे वेटरों को अकड़कर इशारा किया। हम उसके पीछे लाइन में बड़े से लिविंग रूम में गए, जो बहुत बढ़िया था। सैबल का पूरा फ्लैट जितना बड़ा था। उसकी दीवारें लाल वेलवेट की गद्देदार थीं, जिन पर छोटे छोटे क्रिस्टल जड़े थे, जिससे एक बड़ा और शानदार गद्देदार कमरा जैसा लग रहा था। कमरे में बड़े बड़े बैंगनी रंग के सोफे बिखरे हुए थे और पैरों के नीचे आलीशान कालीन बिछे थे। मेरे पैरों को उन पर चलने में मुश्किल हो रही थी। जैसे ही मेरी नजरें नेहा के गले, कानों और उंगलियों में लगे कई हीरो से रिफ्लेक्ट हो रही झूमर की तेज रोशनी से बचने के लिए इधर उधर घूमी, मेरी नज़र मशहूर भारतीय कलाकारों की पेंटिंग्स पर टिक गई, जिनके स्टाइल में पहचानती थी। हुसैन, शेख रजा। अच्छा है ना? मैंने इसे खुद डिज़ाइन किया है, नेहा ने कहा। बहुत बढ़िया मैडम, मैंने कहा, अपनी मुस्कान को दबाते हुए जो मुंह बनाने जैसी हो गई थी। आपको विकास पसंद आया? उसने मुझे एक जवान औरत की पेंटिंग को घूरते हुए देखा, जिसकी आंखें मुझसे इस पाशा के बुरे सपने जैसे कमरे से निकलने में मदद करने की गुजारिश कर रही थी। कीमत 1.5 लाख थी। राकेश ने इसे मेरे लिए बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर खरीदा था, उसने आगे कहा, और हमें दूर कोने में एक बड़े से बार में ले गई। आप ड्रिंक्स यहीं तैयार रखें, ब्लैक लेबल सर्व करें, ब्लू लेबल नहीं, वो मेरे पति के लिए है। पार ऑन, उसने अनाउंस किया, और चमकीले रंग के लिकर की अनगिनत बोतलों के पीछे एलईडी लाइटें चमकने लगी। यह माइग्रेन का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन था। मेरा सिर घूम गया। मैं अपनी अजीब पोटाई वाली यूनिफॉर्म फाड़कर इन पागल अमीर लोगों से जितना हो सके दूर भागना चाहता था, वापस कोलकाता, अपने फ्लैट, अपने बिस्तर और अपनी मंगेतर के पास, जो अब मेरी मंगेतर नहीं थी, लेकिन ये कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसके बजाय मैंने अपनी जैकेट की आस्तीन को जल्दी से खींचकर सीधा किया और गिलास पॉलिश करने और मिक्सर ठीक करने लगा, और कभी कभी दूसरे वेटरों को डेकोर के बारे में तीखा कमेंट भी करता रहा। जब करीब 6:30 बजे डोरबेल बजी, तब तक मैं बोर हो चुका था और मेरे पास कोई काम नहीं था। नेहा ने 5 वेटर रखने पर जोर दिया था, जबकि काम सिर्फ 3 का था। यह देखने के लिए कि इस तरह के रेस्टोरेंट में किस तरह के मेहमान आते हैं, मैं चुपके से बटलर के पीछे पीछे गया, जो सामने वाले हॉल की तरफ जा रहा था। उसने दरवाजा खोला और मैंने देखा कि सैबल एक स्मार्ट सूट में था। उसके भूरे बाल थोड़े कंघी किए हुए थे, और माया, जो लाल कोट के नीचे गुलाबी सलवार कमीज में बहुत खूबसूरत लग रही थी। दुबई से लाया उसका नया सोने का बटरफ्लाई नेकलेस दूसरे बड़े झूमर की रोशनी में चमक रहा था। हेलो बेटा, माया ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसके रंगे हुए काले बाल उसके माथे के बीच में लगी गोल लाल बिंदी को ढक रहे थे। माया दी, मैंने आगे बढ़ते हुए जवाब दिया। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अंजोली कहाँ है? मैंने उसके पीछे ड्राइववे को देखा। आप कितनी चापलूसी करने वाली हैं, लेकिन क्या अंजोली अभी तक नहीं आई? उसने कहा था कि वो हमसे मिलेगी। सब ठीक है? सैबल ने पूछा। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं और उसने अपना ओवरकोट उतार कर बटलर को दे दिया। हाँ बॉस, शेफ के पास सब कुछ कंट्रोल में है, मैंने जवाब दिया। आखिरकार तुम आ ही गए। मैं सोच रही थी कि तुम कहाँ चले गए थे। नेहा लड़खड़ाते हुए आई और उन्हें प्यार से गले लगा लिया। तुम यहाँ क्यों हो वेटर? उसने मुझ पर गुस्से से कहा। ड्रिंक्स सर्व करने के लिए अंदर जाओ, बहुत कुछ करना है।
ओह नेहा, सैबल ने बीच में ही टोका, तुम कामिल से नहीं मिली हो ना? वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त पुलिस कमिश्नर आदिल रहमान का बेटा है और हमारे साथ लंदन में रह रहा है। मैंने उससे आज रात मदद करने के लिए कहा था। नेहा ने पहली बार मुझे एक इंसान की तरह देखा जब सैबल ने आगे कहा, वो कोलकाता में एक मशहूर जासूस हुआ करता था और उसने बहुत सारे केस सॉल्व किए थे, मर्डर, डकैती और चोरी। वो पक्का कर देगा कि आज रात तुम्हारे मेहमानों में से कोई भी तुम्हारी ज्वेलरी लेकर भाग न जाए। हाँ हाँ, लेकिन मेरे मेहमान हमारे करीबी दोस्त हैं अंकल, नेहा ने अपनी बात दोहराते हुए कहा। उनके पास अपनी ज्वेलरी है और मुझे नहीं लगता कि आज रात कोई गड़बड़ होगी। हमें सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी हमारे घर में आपका स्वागत है मिस्टर डिटेक्टिव। अंज ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन प्लीज़ अभी हमारे ड्रिंक्स ले आओ। राकेश काम खत्म करके जल्द ही यहाँ आएगा। मैंने लगभग सैल्यूट किया, लेकिन इससे पहले कि मैं उसका ऑर्डर मान पाता, घंटी फिर बजी। यह अंजोली थी, नीली कॉकटेल ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कंधों पर पश्मीना और कॉलर बोन के बीच स्टाइलिश ए वाली सिंपल सोने की चेन। सॉरी मैं लेट हो गई। मैं बता सकता था कि उसने कुछ ड्रिंक्स पी ली थी। वो अंदर आई और नेहा पर चिल्लाई, जो एक दूसरे की बाहों में गिरते ही चिल्लाई। आखिरकार उसने खुद को छुड़ाया और मुझे आंख मारी। वेटर, मुझे एक नेग्रोनी चाहिए, मेरा सच में बहुत मन कर रहा है। पापा के लिए स्कॉच और माँ के लिए व्हाइट वाइन। आपकी सेवा में मैडम, मैं सच में आपकी जान बचा लूंगा। घंटी फिर बजी और इससे पहले कि मैं ड्रिंक्स लेने दौड़ता, मैंने नए आए लोगों को देखा। गुलाबी शिफॉन की साड़ी में एक अच्छी तरह से सजी धजी बूढ़ी औरत, उसके मेहंदी लगे बाल हीरे से चमक रहे थे, और एक जवान आदमी, लंबा, हैंडसम, लगभग 30 साल का, कटी हुई दाढ़ी वाला, एक शानदार सूट और टाई पहने हुए। वेलकम मेरे घर में, वेलकम, नेहा ने चेहरा सख्त करते हुए कहा। आंटी पिंकी यार, जो मंजू चिल्लाई और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। हेलो अंजलि, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, पिंकी ने उसे गले लगाते हुए और नेहा को इग्नोर करते हुए कहा। कैसी हो मेरी जान, कोई हैंडसम पति अभी तक नहीं मिला? ये लड़की जो चाहती है करती है, माया ने पिंकी और अर्जुन को किस करते हुए कहा। मुझे कोलकाता में अपनी बहन से इंडिया से किसी को ढूंढने के लिए कहना पड़ा, क्योंकि वो खुद परेशान नहीं होना चाहती। अंजोली ने नेहा की तरफ आंखें घुमाई जब पिंकी ने उसे अपनी मजबूत पकड़ से छोड़ा और घर में और अंदर चली गई। तो मशहूर शर्मा कैसल ये बहुत मॉडर्न है, शर्मा मैनर, नेहा ने बेबस होकर अंजोली को देखते हुए कहा। ओ मैं वो टेबल पहचानती हूँ, पिंकी ने कहा, लिविंग रूम में तेजी से घुसते हुए, सैबल और माया को अपने साथ खींचते हुए। यह हमारे पुराने घर के किचन में था। अर्जुन आलस से अंदर आया, अपने आसपास के बढ़ते टेंशन पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी आंखें अपने मोबाइल पर टिकी थीं। मखमली दीवारें कितनी अच्छी हैं, तुम उन पर उछल सकते हो। वाह, जड़े हुए हीरे। ओह नहीं, सिर्फ स्वरोव्स्की। उसकी आवाज से निराशा झलक रही थी। कितना सुंदर लिविंग रूम है नेहा, क्या तुमने इसे खुद डिजाइन किया है? हाँ, नेहा बुदबुदाई। तुम बहुत टैलेंटेड हो। जब राकेश यहाँ हो तो मुझे पूरा घर घुमाना। क्या वो अभी भी देर तक काम कर रहा है? वो आदमी कभी टाइम पर नहीं आता। मुझे उम्मीद है कि तुमने देख लिया होगा कि वो अपनी सेक्रेटरी के साथ तो नहीं है। कौन जाने वो क्या कर रहा है, वो कितना बदमाश है। जब तक ये तुम्हारे पास है, इसका मजा लो। हो सकता है ये ज्यादा देर तक न रहे। उसने अपना सिर पीछे किया और हंस पड़ी। अर्जुन ने अपने फोन से नजरें उठाई और गुस्से से कहा, माँ। लेकिन पिंकी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। मैं किनारे से शो का मजा ले रहा था जब तक पिंकी ने मुझे नहीं देखा और मुझे याद आया कि मैं गेस्ट नहीं, वेटर हूं। वेटर, शैंपेन, डोम प्रिग्नॉन, वो फालतू चीज नहीं, उसने हुक्म दिया। स्कॉच, ब्लू लेबल, अर्जुन ने सोफे पर बैठते हुए कहा। जैसे ही मैंने ड्रिंक्स सर्व किए, मैंने देखा कि नेहा ने अंजोली को धक्का दिया और वे किचन में चली गई। मैं भी उनके ठीक पीछे गया। चटर्जी और शर्मा परिवार को खबरें शेयर करते हुए छोड़कर किचन में चहल पहल थी। शेफ खाने को फाइनल टच दे रहा था। वेटर गिलास पॉलिश कर रहे थे और ग्रेनाइट आइलैंड पर विस्की की ताजी बोतलें सर्व करने के लिए तैयार रख रहे थे। क्या बिच है? जैसे ही हम अंदर गए, नेहा चिल्लाई, उम्मीद है तुमने चेक कर लिया होगा कि वो अपनी सेक्रेटरी के साथ तो नहीं है। क्या तुम उस पर यकीन कर सकते हो? और अर्जुन फिर से बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है। मुझे लगा था कि उसने आखिरकार मुझे अपना लिया है। चिंता मत करो नेहा, अंजोली ने दिलासा दिया। मैंने एक गिलास उठाया और उसे पॉलिश करना शुरू कर दिया, यह पक्का करते हुए कि मैं अभी भी छिपकर सुनने की दूरी पर हूं। आंटी पिंकी बस आंटी पिंकी हैं, और अर्जुन एक बेवकूफ़ है। तुम्हें उनसे ज़्यादा डील नहीं करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता अंज, नेहा ने आह भरते हुए कहा। राकेश पिछले 2 महीनों से बहुत दूर रहा है। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि क्या हो रहा है। मैं सब्र रखने और समझने की कोशिश करती हूँ, लेकिन
उसका चेहरा टेढ़ा हो गया और ऐसा लगा जैसे वो फूट फूट कर रो पड़ेगी। क्या तुम कामिल से मिली हो? अंजोली ने आवाज ऊंची करते हुए, बात बदलने की कोशिश करते हुए पूछा। वो हमारे साथ रह रहा है। मेरा सिर झटके से ऊपर उठा और मैंने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे मैंने अभी अभी उनकी सारी बातें नहीं सुनी हो। नेहा ने मेरी तरफ देखा। हाँ, तुम्हारे पापा ने मुझे बताया था, उसने संभलते हुए कहा। क्या तुम सच में डिटेक्टिव हो या अंकल मजाक कर रहे थे? मैं हमेशा उसका ह्यूमर नहीं समझ पाती। हाँ, ये सच है मैडम, या यूं कहें कि मैं भी एक थी, 7 साल पुलिस में। तो अब तुम वेटर क्यों हो? मुझे यह सवाल पसंद नहीं आया और मैंने हमेशा की तरह टाल दिया। यह एक लंबी कहानी है। क्या मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक ला सकती हूँ? मैं आज इसीलिए यहाँ हूँ। मैं मुस्कुराई। उम्मीद थी कि वो जोर नहीं डालेगी। उसने नहीं डाला। शैंपेन, उसने जवाब दिया और फिर अंजोली की तरफ मुड़ी। मुझे अफसोस है कि हम पिछले कुछ महीनों में एक दूसरे से बहुत कम मिले हैं अंज। तुम और सैबल अंकल और माया आंटी ही मेरे असली दोस्त हैं और मैंने तुम्हें नज़रअंदाज किया है। जब मैं नेहा की ड्रिंक लेकर लौटी तो एक लंबा चौड़ा आदमी मुझसे पहले किचन में लड़खड़ाता हुआ आया। गंजा, अच्छे से कटे सूट में आस्तीन से सॉसेज जैसी उंगलियां निकली हुई, वो सैविल रो पहने एक वॉलरस जैसा लग रहा था। नेहा, वो जोर से बोला। राकेश, फाइनली। नेहा ने मेरी ट्रे से शैंपेन का गिलास लेते हुए कहा और हील्स पहनकर उसकी तरफ धीरे से सिर हिलाकर थैंक्स कहा। हेलो अंजोली डियर, राकेश ने कहा, और तुम हो मेरी प्यारी पत्नी। तुम क्यों छिप रही हो? हमारे मेहमान आ रहे हैं। वो ऊपर की ओर बढ़ा और नेहा एक आसान प्रैक्टिस किए हुए मुंह में नीचे झपटी और उसने उसके गाल पर किस किया। तो ये रहा फेमस मिलियनेयर। मैंने सोचा उन्हें देख रहा है, पक्का सबूत कि पैसे से प्यार खरीदा जा सकता है। वो अपनी पत्नी से दूर हट गया जब नेहा ने कहा, राकेश, यह सैबल अंकल का दोस्त है। वो एक फेमस डिटेक्टिव था लेकिन आज रात वेटर का काम कर रहा है। उसका नाम कामिल रहमान है। मैं मुस्कुराता रहा और हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। राकेश ने अपना सिर घुमाया। आंखें मुझे घूर रही थीं। दया की किरणें धीरे धीरे छिपे गुस्से में बदल रही थीं। एक पल बाद उसने खुद को संभाला और फुसफुसाया, अरे, पुलिस वाला? हाँ, सैबल ने मुझे बताया था कि तुम उसके साथ रह रहे हो। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हें यहाँ लाएगा। स्कॉच, ब्लू लेबल। घबराकर मैंने अपना बिना हिलाया हाथ वापस खींच लिया जब नेहा ने कहा, मैं करूंगी। उसने जॉनी वॉकर खोस्ट एंड रेयर की एक नई बोतल से पन्नी फाड़ी और उसे खोला। जैसे ही उसने विस्की डाली, उसने छोटी लड़की की आवाज में कहा, राकेश डार्लिंग, पिंकी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही है। तुमने उसे क्यों बुलाया? राकेश ने मुझसे नजरें हटाई और कहा, यह मेरा 60वां जन्मदिन है मेरे प्यार। अर्जुन उसे यहां चाहता था। उसकी चिंता मत करो, वो कोई नहीं है। आज रात सिर्फ तुम्हारे लिए है। उसने उसके हाथ से बोतल और गिलास लिया और खुद पर खूब पानी गिराया। लेकिन यह हमारी एनिवर्सरी है राकेश, नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा और उसके पीछे बाहर चली गई। जब उसने कहा, यह मेरी जान है, लेकिन रुको, तब तक जो सरप्राइज है मेरे पास तुम्हारे लिए है, तो उनकी आवाज धीमी हो गई। वाह, एंजोली ने उन्हें जाते हुए देखा। तुमने उसके साथ क्या किया कामिल? वो तुमसे नफरत करता हुआ लग रहा था। मुझे लगा तुमने कहा था कि तुम उसे नहीं जानते। मैं नहीं जानता, मैंने कहा। अजीब, मुझे लगता है कि उसे यह पसंद नहीं आया कि मैं उसकी पत्नी के पास रहूं। मैं कितना घटिया वेटर हूं। अजीब है, वो हमेशा मेरे साथ अच्छा रहा है, उसने अपने बाल सीधे करते हुए कहा। ठीक है, शो शुरू करने का समय हो गया, बाद में मिलते हैं घटिया वेटर। मैंने राकेश शर्मा के अजीब बर्ताव को दिमाग से निकालने और अपना काम करने की कोशिश की, लेकिन उसकी तेज नजर मुझे परेशान कर रही थी। कई घंटे बाद पार्टी जोरों पर थी। मैंने राकेश शर्मा को नजरअंदाज किया और ड्रिंक्स सर्व करने और फूड स्टेशन सेट करने में लग गया, जबकि सैबल और माया पुराने दोस्तों से बातें कर रहे थे। पिंकी और नेहा ऐसे घूम रही थीं जैसे वे दोनों शर्मा मैनर की मालकिन हो, और राकेश एक गेस्ट से दूसरे गेस्ट के पास जा रहे थे। चार्म और महंगा ओडे कोलोन बिखेर रहे थे, हाथ मिला रहे थे। मिनिस्टर, लैला कैसी है? सुना है डरहम में पॉलिटिक्स है, अपने पिता जैसी है। गले मिल रहे थे वली। मुकेश, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तुम्हें और टिया को दिवाली की मिठाई मिली जो हमने भेजी थी? और हवा में किस कर रहे थे? ईवा, तुम हमेशा की तरह बहुत ग्लैमरस लग रही हो। तुम अपना इतना खूबसूरत फिगर कैसे रखती हो? इस बीच एंजुली पहले ही बहुत ज्यादा नेग्रोनी पी चुकी थी और मुझे कई सस्ते सेलिब्रिटी दिखा रही थी। 2 बदनाम पॉलिटिशियन, लालची भ्रष्ट कमीने, एशियन रेडियो स्टेशन के प्रेजेंटर, वो खुद को फूल भेजने के लिए मशहूर है, और एक एशियन रियलिटी शो के कुछ कलाकार, उन्होंने इसे एक सीजन के बाद कैंसिल कर दिया।
राकेश शर्मा के 175 करीबी दोस्तों ने गॉसिप के लिए खूब सारा मसाला दिया। मैंने जहां भी देखा हीरे सोने की चमकीली ड्रेस और चमकदार मैनिक्योर वाले लोग मेरी तरफ खाली गिलास फेंक रहे थे। डगी जे ने बड़े बॉलरूम के एक तरफ अपना बैंड लगाया था। कुछ दर्जन मेहमान हाथ फैलाकर झूमते हुए अपना डिनर खत्म कर रहे थे। अंजलि को बहुत शर्मिंदगी हुई। सैबल ने बहादुरी से माया को डांस फ्लोर पर ले जाकर उसे घुमाने की कोशिश की, और जब वे दूसरे डांसर्स से टकराए तो वो हंस रहा था। फिर मुझे कोई जाना पहचाना सा लगा। राकेश के साथ एक शानदार औरत डांस कर रही थी। उसकी काली ड्रेस बड़े साइज के सीक्वेंस से बनी थी, जो मेटल के छल्लों से जुड़ी हुई थी, जिससे दूसरे डांसर्स पर रोशनी की किरणें पड़ रही थीं, जो मिरर बॉल को रिफ्लेक्ट कर रही थी। जैसे ही मैंने उसे पहचानने की कोशिश की, दो दुनियाएं टकरा गईं। पेट के बल गिरने के साथ मैं वापस लाल बाजार आ गया। सार्जेंट हाजरा मेरे कान में फुसफुसा रहे थे, वो तानिया रजिया मिर्ची हॉट है सर। मैं स्तब्ध रह गया और आसिफ खान केस, फिल्म पार्टी, रोशनी और अंधेरा सब वापस लुढ़क गए। वेटर वेटर! बेसब्र उंगलियों ने मेरे चेहरे के सामने एक खाली शैंपेन की बोतल हिलाई और मुझे वापस प्रेजेंट में ले आई। ऐसा कोई कारण नहीं था कि बॉलीवुड स्टार तानिया रजिया लंदन में दूसरे जेट सेटस के साथ घूम नहीं रही हूं, लेकिन इससे मैं बेचैन हो गया। 11:30 बजे मैंने देखा कि डग्गी जी ने नीचे देखा, एक सांस ली और ऐसे छोड़ा जैसे वो किसी जोन में जा रहा हो। म्यूजिक बदला और उसने अनाउंस किया, और अब एक स्पेशल आदमी के लिए एक स्पेशल गाना, मिस्टर राकेश शर्मा। सन्नाटा। कीबोर्डिस्ट ने एक कॉर्ड बजाया और दरवाजे पर खड़े दो वेटरों की तरफ सिर हिलाया, जिन्होंने 5 ईयर बर्थडे केक ले जाने के लिए एक सुनहरी ड्रिंक्स ट्रॉली ले रखी थी। जैसे ही वे ट्रॉली को अंदर लाए, आग उगलती फुलझड़ियों ने पार्टी के मेहमानों के हैरान चेहरों को रोशन कर दिया और उनके कपड़ों को चमका दिया। डग्गी जे ने हैप्पी बर्थडे का भांगड़ा वाला गाना शुरू किया। मेहमान बिना बेसुरापन के साथ गा रहे थे। शायद ये वो गाना था जो उन्होंने खास तौर पर राकेश के लिए लिखा था। यह सीन मेरी नौकरी के सबसे बुरे हिस्से की याद दिलाता है, जब मैं रेस्टोरेंट में अपने 3 साथियों के पीछे खड़ा होकर एक शराबी डिनर के लिए मोमबत्ती वाला गाजर का हलवा लेकर बेसुरा गा रहा था। ट्रॉली ने आखिरी यू पर अपनी यात्रा खत्म की। राकेश के सामने एक स्टाइलिश तरीके से घूमकर, मुस्कुराते हुए और लाल आंखों वाले, जब एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने इस पूरे फंक्शन को कैप्चर किया। रुको रुको, यह गलत रास्ता है। नेहा ने वेटर्स को ट्रॉली घुमाने का इशारा किया ताकि फोटोग्राफर केक के सामने हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग राकेश लिख सके और उसके नीचे स्टाइलिश 60 लिख सके। फुलझड़ियां बुझने से पहले उसे एक आखिरी शॉट मिला। राकेश एक हाथ में माइक्रोफोन, दूसरे हाथ में व्हिस्की का गिलास लिए भीड़ की तरफ देख रहे थे। मेरे दोस्तों, मेरे बहुत बहुत अच्छे दोस्तों, वो गुस्से से बोला। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे क्योंकि वो अपनी आवाज को गहरा करने और उसे नया आकार देने की कोशिश कर रहा था। साफ तौर पर वो अमिताभ बच्चन के खास लहजे में ज्यादा शांत लगने की बेकार कोशिश कर रहा था। स्वागत है और इस शानदार स्वागत के लिए धन्यवाद। मैं अब 60 साल का जवान हो गया हूँ। उसने तेजी से अपना गिलास उठाया और व्हिस्की खूंट खूंट कर नीचे कालीन पर गिर गई जब वो भीड़ से जरूरी तालियां सुनने के लिए रुका। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोलकाता की बसंती झुग्गी में पला बढ़ा एक लड़का अब बिशप्स एवेन्यू पर अपनी प्यारी पत्नी और अपने काबिल बेटे के साथ इस शानदार घर में खड़ा है। उसने अपना मोटा हाथ नेहा की कमर में डाला और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसके वजन ने उसे कुछ देर के लिए अस्थिर कर दिया, लेकिन वो जल्दी से संभल गई और अपने करीबी निजी दोस्तों के सामने अपनी खुशी और वैलिडेशन का आनंद लिया। ऊपर आओ बेटा, यहाँ ऊपर आओ। अर्जुन होंठों पर मुस्कान लिए मेहमानों के बीच से होते हुए अपने पिता के बगल में खड़ा हो गया। नेहा और अर्जुन, राकेश ने आगे कहा, तुम मेरे लिए चट्टान हो, यह तुम्हारा एहसान है। मेहमानों ने अपने गिलास उठाए और अर्जुन चला गया। नेहा और राकेश को हाथ में हाथ डाले अकेला छोड़ दिया। अंजलि ने गुस्से में सिर हिलाया और दबे पांव मेरे कान में फुसफुसाया, पिंकी आंटी ही हैं जिन्होंने उसे झुग्गी से घसीटा था, उसका जिक्र तक नहीं किया। और बेचारी नेहा ये सब सह रही है। देखो। मैंने अंजलि की नज़र का पीछा करते हुए पिंकी पर टिकी, जो देखने वाली भीड़ के दाईं ओर अपने एक्स हस्बैंड और उसकी एक्स सेक्रेटरी पर जहरीले तीर चला रही थी। चलो यहाँ से निकलकर घर देखते हैं, अंजलि ने फुसफुसाया। मैं घूमने नहीं जा सकती, मुझे वेटर का काम करना है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी खाली ट्रे की ओर इशारा करते हुए जो मैंने अपनी बाह के नीचे दबा रखी थी। मैं यहाँ खड़ी तुमसे बहुत देर से बात कर रही हूँ, तुम्हारे पापा को 1 मिनट में पता चल जाएगा। ओह बोर मत हो, कोई तुम्हें मिस नहीं करेगा। तुम इंग्लैंड में सिर्फ 5 मिनट ही रहे हो, तुम टीम का जरूरी हिस्सा नहीं हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींच कर ले जाने की कोशिश की। तभी राकेश ने कहा, लेकिन मुझे एक खास अनाउंसमेंट करनी है। अब मैं 60 साल का हो गया हूँ, मैंने अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव पर जाने का फैसला किया है।
एक सादा जीवन जीने का। मैंने देखा कि नेहा का चेहरा उतर गया जब उसने आगे कहा, पीछे हटने के लिए, अपनी प्यारी पत्नी के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए। उसने उसे किस किया, तो मैं पिनराक इंडस्ट्रीज और उससे जुड़े सभी बिजनेस बेचने जा रहा हूं। मैंने कुछ हल्की हल्की सांसें सुनी। पिंकी और अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सैबल एकदम खड़ा रहा। माया हैरान दिख रही थी। नेहा ने कंफ्यूजन में भौहें चढ़ाई, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की बहुत कोशिश की। थोड़ा सा साइड में मैंने देखा कि तानिया रजिया राकेश को घूर रही थी, तारीफ से चमक रही थी। हाँ, राकेश ने आगे कहा, मैं ये बिजनेस बेच दूंगा। आज हमारी पहली एनिवर्सरी है, इसलिए अपनी पत्नी को एक खास तोहफे के तौर पर मैं नेहा शर्मा के नाम पर एक चैरिटेबल फाउंडेशन खोलने जा रहा हूँ। हम अगले 30 साल, भगवान ने चाहा, अपना पैसा देकर और अच्छे काम करके बिताएंगे। मैं कोलकाता में बसंती से शुरुआत करूंगा। मैं पक्का करूंगा कि 10, 20, 50 और राकेश शर्मा स्लम से निकलकर दुनिया में अपनी जगह बनाए। जब राकेश ने नेहा को गले लगाया, जो अब हैरान लग रही थी, तो कमरा जोरदार तालियों से गूंज उठा। वो ट्रॉली के पास गया, उसके हाथ को अपनी बालों वाली मुट्ठी से ढक लिया, केक काटा, अपनी उंगलियों से एक बड़ा टुकड़ा उठाया और नेहा के मुंह में ठूंस दिया। नेहा एक बिरकिन की उम्मीद कर रही थी। अंजोली हंसी। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। चैरिटेबल काम, राकेश अंकल, मुझे यकीन नहीं होता वो सच में पैसा कमाने के लिए जीते हैं। बेचारी नेहा, उसे लगा था कि जब उसने उससे शादी की तो वो हर समय काम पर रहेगा। अब वो उसके आस पास घूमता रहेगा, जिससे उसकी स्टाइल खराब हो जाएगी। लगता है किसी और ने भी यह नहीं सोचा होगा, मैंने सोचते हुए कहा। बिरकिन क्या होता है? बिरकिन नहीं, बिरकिन कोई बात नहीं, भूल जाओ, चलो घूमते हैं। मैंने कभी पूरा घर नहीं देखा, सिर्फ वो हिस्से देखे जो वो मुझे दिखाना चाहती थी। फिर भी हम थोड़ी देर और रुके, क्योंकि मैं देख सकता था कि सैबल की नज़रें मुझ पर थीं। यह चेक कर रही थी कि मैं अपना काम कर रहा हूं या नहीं। जब सब कुछ शांत हो गया और मेरे पास करने के लिए, या करने का दिखावा करने के लिए, कम काम बचा, तो हम चुपके से बॉलरूम से बाहर निकले और फॉयर में वापस आ गए, जहां हम शानदार डबल सीढ़ियों के एक तरफ चढ़े। हर सीढ़ी पर एलईडी लाइट लगी थी। जैसे ही हम लैंडिंग पर पहुंचे, उसने फुसफुसाते हुए कहा, चलो इस तरफ चलते हैं। और हमने खुद को एक बारीक नक्काशी वाले सागौन के दरवाजे के बाहर पाया, जिसमें मदर ऑफ पर्ल जड़े हुए थे और पीतल का हैंडल बना हुआ था। अंजोली ने दरवाजा धक्का दिया तो एक कमरा दिखा, जिसमें बड़ी खिड़कियां थीं, जिनसे बड़ा लॉन दिखता था। एक दीवार के सहारे एक बड़ा गोल बिस्तर था, जो फिर से लाल वेलवेट से ढका था, और छत से एक झूमर लटका हुआ था। ओह, यह तो मास्टर बेडरूम होगा। वाह, यह सारा सोना देखकर मेरी आंखें अजीब लग रही हैं। ठीक है, मैं नेहा के कपड़े लूटने जा रही हूँ। वो एक वॉक इन क्लोसेट में चली गई, जो कपड़ों से भरा था, और एक तरफ ड्रेसिंग टेबल थी जिस पर कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी के डिब्बे रखे थे। मैं बेडरूम में ही रहा, अजीब सा महसूस कर रहा था, जबकि अंजोली इधर उधर देख रही थी और मुझ पर कुछ भी चिल्ला रही थी। लू बोर्टन्स, स्टेला मैकार्टनी, या उसने जीत की भावना से कहा, और किसी चमकदार लाल और चमकदार चीज को सहलाते हुए बाहर आई। यह एक बिरकिन है, बेशक उसके पास एक है। वो हंसी और फिर अलमारी में वापस गायब हो गई। मुझे नहीं पता था कि लुबोटिन क्या होते हैं, पूछने की जहमत भी नहीं उठाई, इसलिए मैं कमरे में इधर उधर घूमी, कमरे में बिखरे अलग अलग गैजेट्स को देखा और टटोला। घर की शान, पार्टी की बातें और मेहमानों को सर्व करते समय मेरे चेहरे पर नकली मुस्कान बनाए रखना मुझ पर भारी पड़ रहा था, और मैंने ताजी हवा लेने के लिए खिड़की खोली। जैसे ही मैंने नमी वाली रात में सांस ली, दो आवाजें ऊपर की ओर आईं। मैं बाहर झुकी और बाहर दीवार के लैंप की एम्बर रोशनी में सैबल और राकेश को देखा। बस, राकेश विस्की की बोतल लहराते हुए चिल्लाया, तुम मेरे घर में मेरे साथ ऐसा करते हो और उम्मीद करते हो कि मैं शुक्रगुजार रहूं? तुम उम्मीद करते हो कि मैं दया दिखाऊं? यह सब तुम्हारी गलती है। सैबल ने कुछ बुदबुदाया, लेकिन मैं उसकी बातें समझ नहीं पाया। नहीं, हम भाई नहीं हैं सैबल। देखो, मैंने ना कहा है और मेरा मतलब ना है। और अगर तुम्हें हमारी दोस्ती की परवाह होती तो तुम मुझे इस हालत में नहीं डालते। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने क्या करने की हिम्मत की मेरी बर्थडे पार्टी में। यह तुम्हारी प्रॉब्लम है और तुम्हें इसे सुलझाना होगा। मुझे जो करना है मैं करूंगा। अब मैं अपनी पार्टी में वापस जाकर मजे कर रहा हूं। वो घर में वापस चला गया। सैबल रुका, अपनी सिगरेट का एक गहरा सोचते हुए कश लिया, जिसकी चमकती नोक उसके चेहरे पर चमक रही थी। फिर उसे जमीन पर फेंक दिया और पैरों से बुझा दिया। मैंने जितनी हो सके धीरे से खिड़की बंद कर दी। मैं नहीं चाहता था कि सैबल को पता चले कि मैंने क्या सुना था। अंजोली वॉक इन क्लोजेट से बाहर निकली। उसने लाल हील्स पहनी थीं, जो बहुत बड़ी थी, और एक चमकदार गुलाबी ड्रेस जो उस पर बहुत लंबी थी। वाह, मैंने कहा, यह तो फटाफट है।
अंजोली, असल में कमाल है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, उसने ड्रेस को अपने चारों ओर घुमाते हुए कहा। मिलियनेयर से शादी करने के जरूर फायदे हैं। क्या मैं देखूं कि राकेश अंकल का कोई करीबी पर्सनल दोस्त मेरा करीबी पर्सनल मिलियनेयर बनना चाहता है? बॉयफ्रेंड के बारे में क्या ख्याल है? ओहो, उसने अपने बाल झटक दिए। मैं उसे साइड में रख सकती हूँ। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मिलियनेयर, वीकेंड पर इटालियन बरिस्ता, और मंगलवार और गुरुवार को एक लड़की के पास अपने लिए समय होना चाहिए, उसने अपनी ड्रेस के कपड़े को सहलाते हुए कहा। भगवान, यह चीज बहुत खूबसूरत है। नेहा का इंटीरियर में टेस्ट सच में बहुत खराब है, लेकिन वो हमेशा अच्छे कपड़े पहनती है। वो 12 महीनों में प्राइमार्क से प्राड़ा चली गई। चलो चलते हैं, मैंने जोर दिया। मैंने अंजलि को नहीं बताया कि मैंने क्या सुना था। मुझे पक्का नहीं पता था कि बात किस बारे में है, और मुझे लगा कि सैबल इस बारे में बात नहीं करना चाहेगा। मुझे अपने काम पर वापस जाना चाहिए। ठीक है मिस्टर बोरिंग, आप निकल जाइए। मैं अपने एक्सक्लूसिव री सैंपल सेल वाले कपड़े पहन लेता हूँ। रात के 1 बज रहे थे। पार्टी खत्म हो चुकी थी। तंदूरी नाइट्स के स्टाफ और बटलर सब चले गए थे। मैं आखिरी घरेलू आदमी था जो खड़ा रह गया था, बेबस था और सोने के लिए बेचैन था। जैसे ही मैंने लिविंग रूम से आखिरी गिलास हटाए, मैंने अंजोली की नजर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नेहा के साथ मस्ती में बातें कर रही थी, जो सुनती हुई नहीं लग रही थी, बल्कि राकेश को तानिया रजिया के साथ घुटनों से छूते हुए अकेले में बात करते हुए देखकर गुस्से से देख रही थी। सैबल और माया, पिंकी और अर्जुन के सामने बेतरतीब ढंग से बात कर रहे थे। उन्होंने भी मुझे नजरअंदाज कर दिया। मैं किचन में वापस गया और बर्तन धोने का आखिरी काम खत्म किया। तभी अंजोली डेजर्ट की प्लेट लेकर अंदर आई। मेरा ड्रिंक कहाँ है? मुझे शेफ के स्वादिष्ट शाही टुकड़े के साथ कुछ पीना है। चलो वेटर, मेरी शैंपेन लाओ। मैंने उसके लिए डोम पेरिग्नॉन का एक ग्लास और अपने लिए विस्की डाली। वो चुपचाप बैठी अपनी दूध वाली तली हुई मिठाई का मजा ले रही थी। जब मैं बर्तन पैक कर रहा था, बीच बीच में एक घूंट के लिए रुक रहा था, जिसकी कीमत मेरी एक दिन की टिप से भी ज्यादा थी। आखिर में उसने खुशी से आह भरी, अपनी प्लेट धोई, सुखाई और मुझे दे दी। उसने मुझे 1 सेकंड के लिए देखा और फिर पूछा, तो लंदन की हाई लाइफ का तुम्हारा पहला अनुभव कैसा रहा? काफी शो था। नेहा तो पक्का अपने पैरों पर खड़ी हो गई, और तुम नशे में हो और अपने पैरों से गिर रही हो। मैंने उसे मजाक में घूरा। हाँ, उसने किया है ना। ऐसा नहीं है कि ये मेरे टाइप की जगह है, लेकिन ये शानदार है, मैं उसे ये तो दूंगा। उसने अपनी शैंपेन का एक घूंट लिया। तो तुम्हारे बरिस्ता के पास कोई हवेली नहीं है? स्टारबक्स में पैसे कम मिलते हैं, मैंने कहा, आधा अपने और वेटर के तौर पर अपने नए स्टेटस के बारे में सोचते हुए। हाँ ठीक है, अगर उसके पास होता भी तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसे माँ और बाबा से कभी मिलवा पाती। उसने सिंक के सहारे झुककर अपनी ड्रिंक का एक और उदास घूंट लिया। भाड़ में जाए मेरी जिंदगी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। रेस्टोरेंट में एक स्कीवी, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चुपके से घूमना, जबकि मेरी सबसे अच्छी दोस्त के पास ये सब है। उसने किचन में मार्बल के फर्श पर शैंपेन का एक सेमी सर्कल बनाते हुए एक अजीब सा इशारा किया। मैं सचमुच दूसरी पीढ़ी की इंडियन लड़की की क्लिच बन गई हूँ। मेरे पास एक मास्टर्स है, एक शानदार नौकरी थी, जब तक कि उन कमीनों ने मुझे बेकार नहीं कर दिया। मैं माँ के साथ शादी करने के लिए गिल्ट ट्रिपिंग करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हूँ? कसम से, अगर मुझे एक और ऐसा लड़का मिला जो पढ़ने में अजीब लगे, तो मैं सच में उल्टी कर दूंगी। वो इंडियन मायन है अंजलि, मेरी भी ऐसी ही है, मैंने कहा। विस्की की वजह से मुझे खुद पर तरस आ रहा था, क्योंकि मुझे याद आया कि माँ मलीहा से कितना प्यार करती थी। बताओ, एक बल्ब बदलने के लिए कितनी इंडियन माएँ लगती हैं? कितनी? मेरी चिंता मत करो, मैं बस अंधेरे में बैठ जाऊंगी, मैंने सिर हिलाते हुए कहा। वो शैंपेन के नशे में जोर से हंस पड़ी। तुम मजेदार हो, उसने कहा। अच्छा है कि तुम हमारे साथ रह रही हो और मेरे पास कोई है जिससे मैं बात कर सकती हूँ, भले ही तुम मुझसे बात ना करो। तुम्हारा क्या मतलब है? अच्छा, ये अजीब है ना? जाहिर है कुछ तो हुआ होगा कि तुमने अपनी नौकरी, अपनी मंगेतर, अपने माता पिता को छोड़कर कोलकाता से बाबा के रेस्टोरेंट में काम करने आए, लेकिन तुम इस बारे में कभी बात नहीं करते। ठीक से तो नहीं, कम से कम। मेरा पेट मचल गया। हाँ ठीक है, फिर कभी, जब तुम नशे में ना हो। देखा, तुम फिर से वही कर रहे हो। मुझे बताओ कि तुमने कोलकाता में क्या किया था, बताओ। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। अब ये पुरानी बात है, मैंने कहा, और शुक्र है। इससे पहले कि वो और जोर लगा पाती, किचन का दरवाजा खुला और सैबल हाथ पर ओवरकोट डाले अंदर आया। उसके पीछे माया भी आई। अंजलि, कामिल, चलो, पार्टी खत्म हो गई है, देर हो गई है और कल हमारा काम है, उसने कहा। अंजलि ने अपनी नजरें मुझसे हटाई और फिर बुदबुदाई, मैं राकेश अंकल और नेहा को बाय कहूंगी। अरे माँ, अपनी हालत देखो, सैबल ने टोका।
कामिल, उसे कार तक पहुंचाने में मदद करो और अंजलि बाहर निकलते समय उल्टी मत करना। तुम ठीक हो माँ? अंजलि ने वहीं लड़खड़ाते हुए पूछा। मैं थक गई हूं अंजलि, चलो चलते हैं, माया ने जवाब दिया। हम उसके माता पिता के पीछे पीछे किचन से बाहर लिविंग रूम में गए। नेहा अब अर्जुन और पिंकी के साथ बैठी थी, हाथ भींचे हुए, चेहरा पीला। पिंकी ने साफ तौर पर उस पर फिर से हमला किया था। हमने अलविदा कहा, लेकिन नेहा ने मुश्किल से हमें पहचाना। तुम ठीक हो नेहा? अंजलि ने चिंता से पूछा, पिंकी की तरफ देखते हुए और जहां उसने सोफे पर शॉल रखी थी वहां से उठाते हुए। नेहा कुछ कहने लगी, लेकिन अर्जुन की तीखी नजर और सिर के हल्के से हिलने से वो रुक गई और उसने बिना किसी भाव के जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूं। आने के लिए शुक्रिया अंश। शैबल अंकल, माया आंटी, मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी। अर्जुन का फोन बजा। उसने उस पर नजर डाली, जल्दी से रिप्लाई किया, अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, डैड। राकेश अंकल कहाँ हैं? अंजलि ने पूछा, अब खतरनाक तरीके से लड़खड़ाते हुए। मुझे उन्हें बाय कहना चाहिए। मुझे पक्का नहीं पता, नेहा ने ध्यान भटकाते हुए कहा। शायद सो गए होंगे। अर्जुन ने अपना फोन उसकी तरफ हिलाया और सिर हिलाया, लेकिन उसने कहा, कोई बात नहीं अंश, तुम घर जाकर सो जाओ। तुम्हें इसकी जरूरत लग रही है। मैं उसे बता दूंगी कि तुमने बाय कह दिया। मैं तुम्हें कल फोन करूंगी। अमियास जी, सैबलदा धीरे से बोले और हम निकल पड़े। अमियास जी मेरी पसंदीदा बंगाली कहावतों में से एक थी। गुड बाय का बांग्ला मतलब, इसका सीधा मतलब था, मैं आ रहा हूं। हम बंगाली लोग इसे कहीं निकलते समय कहते थे, जिसका मतलब था कि हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। ये मलिहा के मुंह से कहे आखिरी शब्द थे। हालांकि अब मुझे पूरी तरह पता था कि वो कभी वापस नहीं आएगी। बाहर बहुत ठंड थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी, इसलिए हम कोट पहनकर सैबल की पुरानी वोल्वो की तरफ भागे, जो R41 ESH नंबर प्लेट वाली एक चमकदार डेमलर के बगल में बिल्कुल अजीब लग रही थी। ओह, सब कुछ घूम रहा है, अंजलि बुदबुदाई। माया, तुम अंजलि के साथ पीछे बैठ जाओ, कहीं उसे उल्टी ना हो जाए, सैबल ने कार का ताला खोलते हुए कहा। सीट की जेब में कैरियर बैग है। मैंने दरवाजा खोला और पिछली सीट पर पड़े कचरे को हटाया ताकि सैबल अंजलि को उसकी मां के बगल वाली कार में बिठा सके। जैसे ही मैंने पिछला दरवाजा बंद किया और आगे वाली पैसेंजर सीट पर बैठा, मुझे व्हिस्की की तेज महक आई। क्या आप गाड़ी चला सकते हैं सैबलदा? अगर आप चाहें तो मैं चला सकता हूं, मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं भी ठीक हूं। मैं ठीक हूं, मैंने ज्यादा कुछ नहीं पिया। वेज लगाओ। उसने मुझे अपना फोन दिया और वोल्वो स्टार्ट की। मैंने ऐप लॉन्च किया, तभी कार में अंजलि के खर्राटों की आवाज गूंजने लगी। ठीक अच्छे माया? सैबल ने पूछा। जब हम ड्राइव से सड़क पर मुड़े तो रियर व्यू मिरर में देख रहे थे। माया ने हाँ में सिर हिलाया और अंजलि के बालों को सहलाया। कामिल, इस लड़की को पति कैसे मिलेगा? तुम मुझे ये बताओ, पार्टियों में नशे में? सैबल बड़बड़ाया। ओह मुझे नहीं पता, मैंने जवाब दिया। वो बहुत खास है। सैबल का फोन बजा, जो कार के स्पीकर से तेज हो गया। वो क्या है? चेक करो कामिल प्लीज। मैंने उसके व्हाट्सएप मैसेज तक स्क्रॉल किया। यह राकेश शर्मा का है। ओह, वो क्या कह रहा है? सैबल ने पूछा। अरे मुझे माफ करना मेरे दोस्त, बात यहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। मैंने अपनी जिंदगी में कई गलत फैसले लिए हैं और शायद यह भी उनमें से एक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि और क्या करूं। मुझे नहीं लगता कि कोई मदद कर सकता है। मैंने गार्डन में उनकी बातचीत के बारे में सोचा। ये किस बारे में थी? वो नशे में है। बेवकूफ, क्या तुम उससे बात करना चाहते हो? क्या मैं उसे वापस कॉल करूं? मैंने पूछा। उसने एक सेकंड सोचा, फिर सिर हिलाया और कहा, देर हो गई है, रहने दो। जब वो नशे में हो तो मैं उससे बात नहीं कर सकता। टेक्स्ट करो कि मैं उसे कल कॉल करूंगा। मैंने टेक्स्ट भेजा तो माया ने कहा, कितनी देर सैबल? अंजलि की तबीयत ठीक नहीं है। आधा घंटा, उसका ध्यान रखना, सैबल ने बारिश में तेजी से गाड़ी चलाते हुए कहा। वाइपर की एक जैसी आवाज और थकान की वजह से मैं सो गया, जब तक कि 20 मिनट बाद सैबल के फोन की घंटी ने मुझे जगा नहीं दिया। मैंने आंखें खोली और स्क्रीन पर नेहा मोबाइल देखा। सैबलदा ने मुंह बनाया और बुदबुदाया, अब क्या? और एक्सेप्ट पर क्लिक किया। हेलो, वो जोर से बोला। नेहा की आवाज ने कार की गहरी खामोशी को चीर दिया। वापस आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो मर चुका है। मेरा मन कोलकाता में पुलिस वालों से भरी एक कार में चला गया जो उस मर्डर के लिए दौड़ रही थी जिसने मेरा करियर खत्म कर दिया था। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में शुरू होगी असली जांच, जहां हर नजर एक सुराग बन जाएगी और हर शब्द शक। तो सुनते रहे आओ सुने कहानी पर।